टॉपिक है नाम है कम्युनिकेशन सिस्टम्स। जो ये वाला टॉपिक है ना, इसमें से जेई मेन में भी अभी बहुत सारे क्वेश्चंस आए थे, मतलब लगभग हर शिफ्ट के अंदर क्वेश्चन आ रहे हैं, ठीक है ना। तो इसके क्वेश्चन आते हैं, ये वाला टॉपिक अपने आप में इंपॉर्टेंट है, ठीक है, लेकिन बच्चों ने इसके ऊपर टाइम नहीं दे रखा होता। मैं इसको कम से कम समय में यानी कि विद इन ए आवर इसको कंप्लीट करवा देता हूँ अभी, ठीक है ना। और इसको कंप्लीट करने के बाद, ठीक है, तो जेई मेन 2022, ठीक है ना, लगभग 10 शिफ्ट को मिला के लगभग 11-12 क्वेश्चन हैं, ठीक है ना। तो ये 11-12 क्वेश्चन भी हम डिस्कस करेंगे, ठीक है। इतना कर लेने के बाद आपका जो जेई मेन लेवल पे जो कम्युनिकेशन सिस्टम्स है वो स्ट्रॉन्ग हो जाएगा बिल्कुल, ठीक है। स्टार्ट करते हैं। इसके अंदर सुना आप कम्युनिकेशन सिस्टम्स के अंदर पहली बात तो ये जो पॉइंट्स हैं, ठीक है ना, 11 कितने 19 पॉइंट्स हैं, 19 पॉइंट, ठीक है। यानी कि एक्चुअल में देखो 9 पॉइंट तो ये हो गए 1 से लेकर 9 तक, ठीक है ना। और उसके बाद है जी नेक्स्ट ये यहाँ 10 से लेकर 19 तक 19 पॉइंट हो गए। ये 19 पॉइंट्स अगर आपको आते हैं तो आप ये समझ लीजिए कि आपको लगभग बहुत कुछ आता है इसके अंदर। इसके अंदर क्वेश्चंस दो टाइप से बन सकते हैं, एक तो थ्योरेटिकल क्वेश्चन बन सकता है और एक न्यूमेरिकल बेस्ड क्वेश्चन बन सकता है। तो न्यूमेरिकल बेस्ड कहाँ से बनेगा, ठीक है, और थ्योरी बेस्ड कैसे बनेगा वो भी मैं आपको अभी समझाऊंगा, ठीक है ना। अब सुनो, सबसे पहली बात तो देखो, सबसे पहले कम्युनिकेशन का मतलब क्या होता है। कम्युनिकेशन मतलब a system through which we can send the information from one place to another is called communication system. The other place can be a far away place or and this process is called communication, ठीक है ना। हो सकता है आपको प्रॉपर्ली ना दिख रहा हो तो सिर्फ सुन लो कि कम्युनिकेशन क्या चीज़ है। शुरू में थोड़ा सा थ्योरेटिकल लग रहा है आपको, थोड़ा सा वो लग रहा होगा, बट हम जल्दी ही न्यूमेरिकल पार्ट पे आने वाले हैं, ठीक है ना। आप इसको स्किप मत करना। देखिए आप इसके अंदर ये बोला है कि एक सिस्टम जिसके थ्रू हम एक जगह से लेकर दूसरी जगह तक इन्फॉर्मेशन सेंड कर सकते हैं, फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर इज कॉल्ड कम्युनिकेशन। समझ में आ गया आपको। एक जगह से दूसरी जगह तक हम इन्फॉर्मेशन को सेंड करने का तरीका है। एक जगह से लेकर दूसरी जगह तक इन्फॉर्मेशन सेंड करने के कई सारे तरीके हैं, ठीक है ना। जैसे कि एक तो हार्ड फॉर्म में, ऑडियो वीडियो डाटा की फॉर्म में, ऑडियो वीडियो डाटा की फॉर्म में, ठीक है ना। इन्फॉर्मेशन कैन बी सेंट इन द फॉर्म ऑफ ऑडियो वीडियो और डाटा। ऑडियो मतलब हम फोन पे बात कर रहे हैं तो इन्फॉर्मेशन एक जगह से दूसरी जगह तक जा रही है और वहाँ से भी सुनाई दे रहा है, ठीक है ना। तो यानी कि ऑडियो की फॉर्म में, राइट। एक होता है वीडियो की फॉर्म में, हम टीवी देख रहे हैं, ठीक है, या फिर हम लोग वीडियो कॉल कर रहे हैं, ठीक है, वो वीडियो की फॉर्म में हो गया। और एक डाटा, डाटा मतलब हमने मैसेज भेज दिया, ईमेल भेज दिया हमने, ठीक है ना, हमने एसएमएस भेज दिया, व्हाट्सएप कर दिया, ये सब क्या है, डाटा की फॉर्म में है, राइट। अब सुनो, इलेक्ट्रिकल सिग्नल, हम कम्युनिकेशन करते हैं इन तीनों फॉर्म्स के अंदर, राइट। ये मैं अभी तो थ्योरेटिकल पार्ट बता रहा हूँ थोड़ा सा, राइट। अब सुनो अगली बात, इलेक्ट्रिकल सिग्नल क्या होता है, द फॉर्म इन विच द इन्फॉर्मेशन ट्रेवल्स, दे ट्रैवल इन द टर्म्स ऑफ वेरिएबल वोल्टेज एंड वेरिएबल करंट। इस लाइन का मतलब क्या है, सपोज मैंने ये बोला कि हेलो, सामने वाले को हेलो सुनाई दिया, तो हम लोग बचपन में क्या सोचते थे कि वो जो हेलो वर्ड है वो वायर में से ट्रैवल करके गया होगा। हेलो मैंने बोला और वो जो शब्द है वो हेलो चल रहा है चल रहा है चल रहा है चल रहा है और चल रहा है, तो हुआ ये कि सामने वाले के कान के अंदर वो हेलो चला गया। बट यानी कि हमें ऐसा लगता था कि जैसे कि फ़ोन पे दो लोग बात कर रहे हैं तो जो बीच में वायर है, ठीक है ना, अगर कोई बीच में से वायर को काट दे और वायर को ऐसे कान के पास लगा ले तो उसको आवाज़ सुनाई देगी, क्योंकि उस वायर में से तो वो आवाज़ ट्रैवल कर रही है। बचपन में ऐसा लगता था, बट वो नहीं सुनाई देगी। क्यों नहीं सुनाई देगी, क्योंकि जो हम बोल रहे हैं वो डायरेक्ट उसी फॉर्म में, साउंड की फॉर्म में ट्रैवलिंग नहीं हो रही, ठीक है। हमने मेल भेजी तो वो मेल एज इट इज चल के नहीं जा रही, ठीक है ना। पहले उसके इलेक्ट्रिकल सिग्नल बनेंगे, पहले वो सिग्नल उसका फॉर्मेट चेंज होगा पहले, ठीक है ना। पहले क्या होगा कि उस केस के अंदर एक ना डिवाइस होता है ट्रांसड्यूसर। ट्रांसड्यूसर क्या करता है, जैसे मैंने बोला हेलो, ट्रांसड्यूसर क्या करेगा, उसको इलेक्ट्रिकल सिग्नल की फॉर्म में कन्वर्ट करेगा, ठीक है ना। फिर वो सिग्नल चलेंगे वायर के अंदर और सिग्नल कभी सुनाई नहीं देते, ठीक है ना। फिर वो जो सिग्नल है वो आगे जाके एक और ट्रांसड्यूसर लगा हुआ होगा, वो उसको वापस इलेक्ट्रिकल सिग्नल से हमारे मैसेज के अंदर कन्वर्ट करेगा, हेलो के अंदर कन्वर्ट करेगा उसको, और उसको हेलो सुनाई देगा, ठीक है ना। कहने का मतलब जो ट्रैवलिंग होती है वो इलेक्ट्रिकल सिग्नल की फॉर्म में होती है। अब आप ये कहोगे सर ये इलेक्ट्रिकल सिग्नल जो है ना किस फॉर्म में होते हैं, ये इन दैट फॉर्म ऑफ वेरिएबल वोल्टेज और वेरिएबल करंट होते हैं। मतलब उस वायर के अंदर वोल्टेज वेरी कर रही होती है और वो वेरिएशन ऑफ वोल्टेज का होना ही इलेक्ट्रिकल सिग्नल है। करंट वेरी कर रहा होता है, करंट का वेरी होना उस वायर के अंदर कंटिन्यूसली। जैसे कि मैंने बोला हेलो, हेलो बोलने से क्या होता है कि जैसे कि जो उसका माइक है फ़ोन का, वो जो माइक है वो हिलता है, माइक वाइब्रेट करता है और माइक के पीछे एक सर्किट होता है, तो वो जो सर्किट का जो रेजिस्टेंस है वो कम ज़्यादा होगा उससे। जैसे मैंने बोला तो जो माइक का डायफ्राम है, डायफ्राम मतलब उसका जो पर्दा है वो ऐसे वाइब्रेट करेगा, उसके पर्दे के वाइब्रेट करने से वो जो सर्किट बना हुआ उसका रेजिस्टेंस चेंज होगा, उसका रेजिस्टेंस चेंज होने से करंट कम ज़्यादा हो जाएगा।
उसी रेशियो में, मतलब उसी एक पर्टिकुलर वे में वो जो करंट है उसके अंदर वेरिएशन आएगा, और वो वेरिएबल जो करंट है वो ट्रैवल करेगा एक प्रकार से, आप ये कह सकते हो। और वेरिएबल जो करंट है वो उसको आइडेंटिफाई करेगा आगे जो ट्रांसड्यूसर लगा हुआ है, और उस वेरिएबल करंट को वहाँ पर भी एक डायफ्राम होगा, वो भी उसी तरीके से फिर वाइब्रेट करेगा, ठीक है ना, और फिर वहाँ पे हेलो सुनाई देगा, ठीक है ना। कहने का मतलब वेरिएबल वोल्टेज और वेरिएबल करंट की फॉर्म में इलेक्ट्रिकल सिग्नल बनते हैं। समझ में आई बात आपको ये वाली? इसमें क्वेश्चन ये बन सकता है कि जो मतलब इन्फॉर्मेशन वास्तव में किस फॉर्मेट में ट्रैवल करती है, तो इसका आंसर इलेक्ट्रिकल सिग्नल की फॉर्म में। और इलेक्ट्रिकल सिग्नल भी किस फॉर्म में होते हैं अगर ये पूछ ले तो आपका आंसर होगा वेरिएबल वोल्टेज एंड वेरिएबल करंट की फॉर्म में, ठीक है ना, इसकी टर्म्स में होगा। एक होता है, देखो सिग्नल भी दो टाइप के होते हैं, एक होता है एनालॉग सिग्नल, एक होता है डिजिटल सिग्नल। द सिग्नल्स विच हैज कंटिन्यूअस वोल्टेज वेरिएशन आर कॉल्ड एनालॉग सिग्नल। तो वो सुनो क्या होता है कि जैसे मैंने बोला इलेक्ट्रिकल सिग्नल अभी बात की है वेरिएबल वोल्टेज की टर्म्स में। इलेक्ट्रिकल सिग्नल भी दो टाइप के होते हैं, एक होता है एनालॉग सिग्नल और एक होता है डिजिटल सिग्नल। एनालॉग सिग्नल क्या होता है, जिसके अंदर कंटिन्यूअस वोल्टेज वेरिएशन लगातार बढ़ रहा है या फिर लगातार घट रहा है, बढ़ रहा है, कंटिन्यूअस चेंज आता है, ठीक है ना। इसके अंदर ये तो गया एनालॉग सिग्नल, ठीक है ना। याद करना ये वाला, यानी कि वोल्टेज का ग्राफ टाइम के साथ कुछ इस तरीके से बन रहा है, ठीक है ना। वोल्टेज का ये V है, वोल्टेज का जो ग्राफ है वो टाइम के साथ कुछ इस तरीके से बन रहा है, ठीक है ना, मतलब कंटिन्यूअस वोल्टेज वेरिएशन है, उसको बोलते हैं एनालॉग सिग्नल। एग्जाम में यही आएगा कि एनालॉग सिग्नल क्या होता है। आप ये कहेंगे कि जैसे ऑप्शंस होंगे तो उसके अंदर आप लिखेंगे जिसके अंदर कंटिन्यूअस वोल्टेज वेरिएशन होता है, दैट इज कॉल्ड एनालॉग सिग्नल। एनालॉग सिग्नल क्या है, एक प्रकार इलेक्ट्रिकल सिग्नल है, मतलब जिस फॉर्म में हमारा मैसेज आ रहा है, दैट इज एनालॉग सिग्नल। और वो किस फॉर्म में होता है, वो और एनालॉग सिग्नल क्या होता है, जो कंटिन्यूअस वोल्टेज वेरिएशन की टर्म्स में हो, ठीक है ना। ये इसके अंदर क्वेश्चन बन सकता है इसके अंदर। अगली बात, डिजिटल सिग्नल क्या होता है कि द सिग्नल विच हैज कांस्टेंट वोल्टेज वेरिएबल आर कॉल्ड डिजिटल सिग्नल। मतलब क्या हुआ, जिसके इसके अंदर पता है क्या होता है, जिसके अंदर हाई वोल्टेज या लो वोल्टेज की फॉर्म में जाता है, जैसे कि फॉर एग्जांपल 010101 की फॉर्म में जाता है, 1001। मतलब क्या होता है इसके अंदर, जैसे कि यहाँ पे होता ये है कि जैसे आपने इसके अंदर सपोज एक मैसेज भेजा 0, मतलब होता ही है कि 01 ये देखो लो हाई हाई लो हाई लो लो हाई इस फॉर्मेट में जाएगा। मतलब कहने का मतलब कंटिन्यूस वोल्टेज वेरिएशन नहीं होता। जैसे मैं बताता हूँ आपको, जैसे कि मान लो आपने बोला 2, ऑडियो की नहीं बात करते हम लोग, चलो डाटा इन्फॉर्मेशन की बात करें। डाटा में आपने टाइप किया 2, उधर भी कंप्यूटर पे 2 छप गया, तो वायर में से आपने यहाँ कीबोर्ड में 2 टाइप किया, कंप्यूटर पे 2 दिखाई दिया, ठीक है ना। तो आपने इन्फॉर्मेशन भेजी यहाँ कीबोर्ड से और दिखाई दी कंप्यूटर की स्क्रीन पे, तो ये कम्युनिकेशन था। हो सकता है वो कंप्यूटर की स्क्रीन कहीं और लगी हो और हम यहाँ से टाइपिंग कर रहे हो, यहाँ पे 2 टाइप किया, वहाँ पे दिखाई दिया, ये कम्युनिकेशन था, राइट। अब इस कम्युनिकेशन के अंदर आपने 2 टाइप किया और 2 दिखाई दिया, राइट। इसके अंदर जो है ना 2 का मतलब क्या है, ये 2 सीधा 2 नहीं चल के जाएगा वायर में से। आपने 2 दबाया तो आप ये मत सोचना कि वायर में से 2 चल के गया, वायर में से चल के जाएगा 0010। इससे यानी कि जो भी सिग्नल जाएगा उस सिग्नल के 4 पार्ट होंगे, 0010। मतलब लो वोल्टेज का एक लो वोल्टेज के सिग्नल होगा, फिर दूसरा लो वोल्टेज का, फिर एक हाई वोल्टेज का, 1 का मतलब हाई वोल्टेज, फिर लो वोल्टेज, इस फॉर्मेट में जाएगा। और अगर इस फॉर्मेट में जाएगा तो वहाँ पे 1 ही टाइप होएगा, ठीक है ना। अब 3 टाइप करोगे तो 3 दबाते ही ये वाला 0011 इस फॉर्म में जाता है वो। मतलब कंप्यूटर के केस में जो कुछ भी टाइप करते हैं इनको डिजिटल सिग्नल्स बोलते हैं, दीज आर कॉल्ड डिजिटल सिग्नल्स। मतलब 4 का डिजिटल सिग्नल ये है, 8 का डिजिटल सिग्नल ये है, ठीक है ना। और ये ना इसको ये जिस सिस्टम के तहत मतलब जो है ना ये कन्वर्ट होते हैं, इसको बोलते हैं बाइनरी कोडेड डिजिटल सिस्टम, बाइनरी कोडेड डिजिटल सिस्टम बोलते हैं इसको। मतलब क्या होता है, सुनो, आपने A टाइप किया या आपने D टाइप किया या फिर आपने 4 टाइप किया, तो वो सारा का सारा 10001 की फॉर्म में स्पेशल तरीके से कन्वर्ट हो जाता है और वो ट्रैवल करता है फिर आगे जाके वो जो कंप्यूटर है फिर उस सिग्नल को हमारी जो जिस फॉर्म में हमें समझ में आएगा उस फॉर्म में कन्वर्ट होता है। एक्चुअल में ट्रैवलिंग अलग फॉर्म में होती है, बस ट्रैवलिंग के लिए फॉर्म अलग होती है बस, ठीक है ना। वायर में से जो मैसेज आ रहा है उसकी ट्रैवलिंग जिस फॉर्म में हो रही है उसको सिग्नल बोल रहे हैं, वो या तो एनालॉग होता है या फिर डिजिटल होता है वो, ठीक है। डिजिटल अगर होगा तो इस फॉर्म में होगा वो। समझ आ रही बात आपको? एग्जाम में क्वेश्चन ये आएगा कि जो डिजिटल सिग्नल होता है वो उसके लिए कौन से वर्ड्स कीवर्ड्स यूज किए जाते हैं, तो आप लिख सकते हो 0 और 1 यूज किए जाते हैं, ठीक है ना। और वो जिस सिस्टम के तहत डिजिटल सिस्टम बनता है, डिजिटल सिग्नल बनता है, उस सिस्टम का नाम है बाइनरी कोडेड डिजिटल सिस्टम। ये नाम भी आपको याद रखना है, ठीक है ना। इसको शॉर्ट फॉर्म में बोलते हैं BCD का मतलब होता है बाइनरी कोडेड डिजिटल सिस्टम। एक सिस्टम और भी होता है, मतलब जो है ये वाला
कहीं कहीं मतलब यूज़ होता है किसी किसी डिवाइस के अंदर, ठीक है, पता नहीं, इसका ही बोलते हैं सिस्टम को। इसकी फुल फॉर्म होती है अमेरिकन स्टैंडर्ड कोड फॉर इन्फॉर्मेशन इंटरचेंज, सिर्फ एक इन्फॉर्मेशन वाली बात है, ठीक है ना। अब सुनो, कंप्यूटर वर्क थ्रू द डिजिटल सिग्नल, कंप्यूटर डिजिटल सिग्नल के थ्रू वर्क करता है, ध्यान रखना। कंप्यूटर हमेशा, कंप्यूटर में अगर 2 भी लिखोगे या बी लिखोगे तो वो 0110 की फॉर्म में पहले कन्वर्ट हो जाएगा, उसकी फॉर्म में वो वायर में से ट्रैवल करेगा। जैसे कि आपने सपोज नेटवर्किंग कर रखी है, नेटवर्किंग में क्या होता है कि एक जगह टाइप करो दूसरी जगह भी दिखाई देगा, तो वो दूसरी जगह जब पहुंचा, जैसे आपने यहाँ से 2 टाइप किया तो जो इन्फॉर्मेशन थी 2 वायर में से चल के गई, तो वो किस फॉर्म में चल के गई, 0110 की फॉर्म में चल के गई, और वहाँ पे अपीयर होगी। फिर बाद में उसको ना उस इलेक्ट्रिकल सिग्नल को कन्वर्ट हो गया वो 2 के अंदर, और स्क्रीन पे 2 दिखाई दिया, ठीक है। तो कंप्यूटर वर्क थ्रू द डिजिटल सिग्नल, ये बात याद कर लो, एग्जाम में आ सकता है। टेलीफोन वर्क थ्रू द एनालॉग सिग्नल, टेलीफोन एनालॉग सिग्नल के थ्रू ही वर्क करता है, और डिजिटल सिग्नल्स आर मोर क्लियर, ये बात याद कर लो। एग्जाम में बोल सकता है कि कौन से सिग्नल ज़्यादा क्लियर हैं, तो इसका आंसर है डिजिटल सिग्नल मोर क्लियर। अगला, मॉडम इज ए डिवाइस थ्रू विच कन्वर्ट्स द एनालॉग सिग्नल इनटू डिजिटल सिग्नल। मॉडम क्या होता है? मॉडम एक डिवाइस का नाम है, ठीक है ना। मॉडम एक डिवाइस का नाम है जो कि कन्वर्ट करता है एनालॉग सिग्नल को डिजिटल सिग्नल में, ठीक है ना। कहीं पर मान लो एनालॉग सिग्नल है, बट उसको कंप्यूटर तो डिजिटल सिग्नल को समझता है, ठीक है। जैसे कि सीसीटीवी कैमरा होता है, सीसीटीवी कैमरा वीडियो लेता है और वीडियो को कन्वर्ट करता है किसमें, एनालॉग सिग्नल में। तो वो कंप्यूटर की जो कैमरे से लेके कंप्यूटर तक जो वायर जा रही है, उस वायर में से एनालॉग सिग्नल चल रहा है, बट कंप्यूटर तो समझता है सिर्फ और सिर्फ किसको, डिजिटल सिग्नल को। तो डिजिटल सिग्नल में कन्वर्ट करने के लिए उसको बीच में एक डिवाइस यूज होता है, दैट इज मॉडम, ठीक है ना। एक मॉडम बीच में यूज करना पड़ता है। जैसे कि इंटरनेट का पीछे से सिग्नल आता है, जैसे हम लोग पहले क्या होता था कि वो लगाते थे, एक डिवाइस लगाते, डोंगल लगाते थे, डोंगल मतलब कंप्यूटर की यूएसबी में एक डोंगल मतलब जो है लगा लो, और पीछे से वो क्या करता था, इंटरनेट के सिग्नल्स को रिसीव करके इंटरनेट चलता था उससे, ठीक है। तो क्या होता था कि वो मॉडम लगता था, क्योंकि कंप्यूटर समझता है डिजिटल सिग्नल को, ठीक है ना, और वो रिसीव करता था एनालॉग सिग्नल्स को। तो उसको एनालॉग सिग्नल को डिजिटल सिग्नल में कन्वर्ट करने के लिए डोंगल का यूज होता है। डोंगल एक प्रकार का मॉडम था, डोंगल एक प्रकार का मॉडम था, राइट। अब सुन लो, आपको ये पता लग गया कि देखो, मॉडम इज अ डिवाइस व्हिच कन्वर्ट्स द एनालॉग सिग्नल इनटू डिजिटल सिग्नल। सीसीटीवी कैमरास रिसीव्स द इंफॉर्मेशन इन द फॉर्म ऑफ एनालॉग सिग्नल एंड दस मॉडम कन्वर्ट्स इनटू द डिजिटल सिग्नल, ठीक है। ये आपको पता लग गया, समझ में आ गया यहाँ तक। इन्फॉर्मेशन है बस आपको याद करनी है इस केस के अंदर। अब सुनो अगली इंपॉर्टेंट बात, अगली इंपॉर्टेंट बात समझ, ये ना प्रोजेक्ट थोड़ा सा नीचे करना पड़ेगा, हल्का सा, या थोड़ा सा ऊपर कर दो एक बार। देखो ये ना आपको अभी दिखाई दे जाएगा साफ साफ, ठीक है, कि देखो जो इन्फॉर्मेशन होती है, सुनो आप ये सिस्टम समझना पहले। तो जो इन्फॉर्मेशन होती है, ठीक है, बस आप एक बार देख लो अच्छे से, क्योंकि स्क्रीन बार बार ऊपर जा रही है, ठीक है। एक बार दिखा दो बस, मैं पढ़ के बता देता हूँ इनको, या देख के लिख लो या फोटो क्लिक कर लो आप इसमें से इसकी। देखो आप इन्फॉर्मेशन, पहले इसको टाइप कर लो या फिर फोटो क्लिक करो, क्योंकि ये अभी साफ साफ नहीं दिखाई देगा आपको। इसके अंदर देखो, पहले इन्फॉर्मेशन, ट्रांसड्यूसर एक डिवाइस का नाम है, ट्रांसड्यूसर किसका नाम है, एक डिवाइस का नाम है। वो जो डिवाइस है वो क्या करेगा, डिवाइस, वो डिवाइस इसको सिग्नल में कन्वर्ट करेगा। किस फॉर्म में कन्वर्ट करेगा, सिग्नल की फॉर्म में, क्योंकि सीधी इन्फॉर्मेशन ट्रैवल कर नहीं सकती। मैंने टेलीफोन में बोला हेलो, तो वो सीधा हेलो वर्ड ट्रैवल नहीं कर सकता। अगर हेलो वर्ड ट्रैवल कर रहा होता तो बीच में से वायर काट के सुन लेते हैं हम लोग, उसमें से हेलो सुनाई देता। तो उसके लिए वो इलेक्ट्रिकल सिग्नल की फॉर्म में ट्रैवल करेगा, ठीक है। तो जो ट्रांसड्यूसर एक डिवाइस होता है जो कि उस इंफॉर्मेशन को पहले सिग्नल की फॉर्म में कन्वर्ट करता है। फिर क्या होता है कि वो सिग्नल जो है ना वायर में से ऐसे नहीं जाएगा, वो ये कम्युनिकेशन चैनल वायर है यहाँ पे, इस सिग्नल को कम्युनिकेशन चैनल पे चढ़ाने के लिए एक ट्रांसमीटर, एक डिवाइस का और यूज होता है, ठीक है ना, जिसका नाम है ट्रांसमीटर, इसका नाम है ट्रांसमीटर। फिर क्या होता है कि कम्युनिकेशन चैनल से रिसीव करने के लिए रिसीवर होता है, जैसे इसने भेजा तो इसने रिसीव किया, ठीक है। ये भी एक प्रकार का ट्रांसमीटर ही है, बस ये रिसीवर है, ये बस मतलब एक ये सिग्नल को भेजता है, ये रिसीव करता है, वाया कम्युनिकेशन चैनल आता है ये, ठीक है ना। फिर रिसीवर से सिग्नल मिलता है ट्रांसड्यूसर को, ट्रांसड्यूसर उस इलेक्ट्रिकल सिग्नल को कन्वर्ट करता है इन्फॉर्मेशन में, क्योंकि हमें 1001 तो समझ में आएगा नहीं, तो उसको वापस ट्रांसड्यूसर कन्वर्ट करेगा इन्फॉर्मेशन में, ठीक है ना। ये स्ट्रक्चर आपको याद करना है। जैसे मैं आपको एक एग्जांपल के थ्रू समझाता हूँ। सपोज आपको यहाँ से सपोज जाना है बॉम्बे, दिल्ली से बॉम्बे जाना है आपको, ठीक है। दिल्ली से बॉम्बे जाना है तो आम आदमी नहीं जा सकता, उसके लिए पहले ही और शी हैव टू बी पैसेंजर ऑफ द एयरवेज, उसको ना एयरवेज का पैसेंजर होना पड़ेगा पहले। और पैसेंजर कब बनेगा, सबसे पहले उसके पास एक टिकट होगी, ठीक है ना, उसके पास टिकट होना कंपलसरी है, अदरवाइज वो वहाँ पे इवन एंट्री करना भी अलाउड नहीं है, बाहर ही टिकट चेक हो जाती है, ठीक है ना। तो होगा ये कि सबसे पहले तो आपको क्या करना पड़ेगा, बाहर विंडो अगर सपोज बनी हुई है, ठीक है ना, बाहर विंडोज बनी हुई है, आपने क्या किया, उस विंडो से पहले टिकट ली, राइट। अब टिकट लेने से आप क्या बन गए, उसके पैसेंजर बन गए,
क्योंकि आप पैसेंजर एज ए नॉर्मल पर्सन रहते हुए नहीं जा सकते, एक पैसेंजर रहते हुए जा सकते हो, और पैसेंजर आप तभी होगे जब पहले विंडो पे जाके टिकट लोगे, राइट। तो यहाँ पे जो इन्फॉर्मेशन थी, इसी प्रकार ये इन्फॉर्मेशन थी, इसको ट्रैवल करना था। इसको ट्रैवल करने के लिए पहले इसको इलेक्ट्रिकल सिग्नल बनना जरूरी है, क्योंकि इन्फॉर्मेशन डायरेक्ट ट्रैवल नहीं कर सकती। तो इसको इलेक्ट्रिकल सिग्नल जो है ना, ये कौन बनाएगा, इसको ट्रांसड्यूसर बनाएगा। ट्रांसड्यूसर एक डिवाइस का नाम है जो कि इन्फॉर्मेशन को कन्वर्ट करेगा किसमें, इलेक्ट्रिकल सिग्नल में। कन्वर्ट हो गया जी। अब सुनो, अब आपने टिकट तो ले ली, ठीक है ना, बट अब आप सीधे एरोप्लेन में नहीं कूद सकते। आप ऐसे नहीं जा सकते कि आपने टिकट ले ली और आप सीधा मतलब चलो जी अब तो एरोप्लेन में जाके बैठूं। उसके लिए भी पूरा एक सिस्टम बनाया हुआ है। वहाँ पे जो एयरपोर्ट बना हुआ है, पहले आपकी वहाँ पे एंट्री होगी, चेक इन होगा, एंट्री के आपको वहाँ पे आईडी कार्ड दिखाना पड़ेगा, फिर उसके बाद आपको बोर्डिंग पास मिलेगा, फिर वो बोर्डिंग पास लेके फिर आपको वहाँ पे सिक्योरिटी चेक इन होगा, और सिक्योरिटी चेक इन के बाद आपको जो है ना वहाँ पे बोर्डिंग गेट, उस बोर्डिंग पास पे लिखा होगा, उस बोर्डिंग गेट पे जाना पड़ेगा। फिर उसके बाद वहाँ पे एक बस आएगी, ठीक है ना, और वो जो बस है वो आपको जो है वो उस एरोप्लेन तक छोड़ के आएगी अंदर ही अंदर, और फिर वहाँ से आप एरोप्लेन में चढ़ोगे, राइट। यानी कि आप सीधा एरोप्लेन में नहीं चले गए, ठीक है ना। ऐसा नहीं है कि भाई बस की तरह मतलब जो है ना बॉम्बे आप ये जो टिकट दिखाओ भाई, हाँ टिकट चलो बैठ जाओ भैया, ऐसा थोड़ा ना सिस्टम। तो एक सिस्टम होता है इसके लिए, यानी कि सीधे वो जो फ्लाइट है, जो एरोप्लेन है, वो कम्युनिकेशन चैनल है, एयर के थ्रू जाएगी। वैसे एयर है यहाँ पे कम्युनिकेशन चैनल, तो उसमें आपके पास टिकट, आप एक पैसेंजर हो, बट एरोप्लेन में चढ़ने के लिए भी आपको एक सिस्टम की जरूरत थी, और उस सिस्टम का नाम था एयरपोर्ट। तो यहाँ पे उस सिस्टम का नाम है ट्रांसमीटर। ट्रांसमीटर क्या करेगा, एक डिवाइस है जो कि इस सिग्नल को इस कम्युनिकेशन चैनल के ऊपर चढ़ाएगा, मतलब वायर के अंदर लेके जाएगा। वायर के अंदर वो ना, जैसे मैंने बोला हेलो, तो वो जो फोन है, मतलब मान लो वायर वाला फोन है, तो फोन के अंदर ही लगा हुआ है एक ट्रांसमीटर। वो ट्रांसमीटर क्या करेगा, उस सिग्नल को पकड़ के वायर के अंदर से फ्लो करवाएगा, ठीक है ना, वायर के अंदर अपने आप नहीं। ऐसा नहीं कि इलेक्ट्रिकल सिग्नल बन गया और अपने आप वायर में चला गया। इलेक्ट्रिकल सिग्नल बनाने के लिए इन्फॉर्मेशन को ट्रांसड्यूसर की जरूरत थी, जो कि फोन के अंदर ही लगा हुआ है, और उस फोन में ही ट्रांसमीटर लगा हुआ है। वो ट्रांसमीटर उसको वायर के अंदर ले जा रहा है, मतलब जो है, तो वायर के अंदर, ये वायर क्या है, यहाँ पे कम्युनिकेशन चैनल है। एरोप्लेन के केस में जो एयर है वो है कम्युनिकेशन चैनल। अब सुनो, अब आप एरोप्लेन में हो, बॉम्बे आ गया जी। अब बॉम्बे देखते ही आप वहाँ से मतलब जंप तो मार नहीं जाओगे आप कि चलो जी अब तो बॉम्बे आ गया, चलो जी अब यहाँ से जंप मार लो, ऐसा तो होगा नहीं। उसके लिए भी आपको रिसीव करने के लिए एक प्रॉपर वहाँ पे एक सिस्टम की जरूरत है। वो जो बॉम्बे का जो ना जो कौन सा है वहाँ पे, शिवाजी मतलब जो है स्टेडियम है, स्टेडियम नहीं सॉरी, शिवाजी एयरपोर्ट ऐसा कुछ करके है, ठीक है ना। अब वहाँ पे आप उतरोगे तो वहाँ पे ना पूरा एक एयरपोर्ट बना हुआ है वहाँ पर भी, और वो जो एयरपोर्ट है वो आपको रिसीव करेगा प्रॉपर वहाँ पे, मतलब जो है ना जो हवाई पट्टी होती है, ठीक है ना, जो उसके ऊपर जो है ना वो उतरेगी, वो स्पेशल बना रखी है, उसके ऊपर प्लेन उतरेगी, फिर वहाँ से आपको फिर से एक बस लेने के लिए आएगी, और फिर वो जो बस है फिर आप वहाँ पे मतलब जो है वहाँ से एयरपोर्ट के अंदर से होते हुए आप चेकआउट हो गए वहाँ पे, राइट, ऐसा होता है। तो वहाँ पर भी एक सिस्टम की रिक्वायरमेंट थी, ठीक है। तो वो जो सिस्टम की वहाँ पे एक रिक्वायरमेंट थी उसको बोलते हैं रिसीवर। तो वहाँ पे वो जो बॉम्बे का एयरपोर्ट है दैट इज अ रिसीवर। तो यहाँ पे कम्युनिकेशन चैनल से इंफॉर्मेशन को वापस रिसीव करने के लिए रिसीवर की जरूरत है। उसके बाद आपको करना क्या पड़ता है कि आप अभी पैसेंजर थे, पैसेंजर से अभी भी पैसेंजर आप एयरपोर्ट के अंदर हो, तो यू हैव टू बी नॉर्मल पर्सन। आपको एक नॉर्मल पर्सन होने के लिए कई बार क्या होता है कि वो टिकट वापसी मांगते हैं कि जी टिकट दिखाओ अपनी, और वो अपने पास रख लेते हैं, आपको बाहर जाना है, आपका बोर्डिंग पास दिखाओ, और वो बोर्डिंग पास दे दो जिनको वापस, और बाहर निकल जाओ। आप बाहर निकलते ही वो वापस एंट्री नहीं कर सकते, ठीक है ना। तो आप अब सिंपल एक नॉर्मल पर्सन हो गए, राइट। तो कहने का मतलब वो इसमें भी जो ट्रांसड्यूसर एक डिवाइस है जो कि यहाँ रिसीवर से इन इलेक्ट्रिकल सिग्नल को लेके वापस इन्फॉर्मेशन में कन्वर्ट करेगा, और वो इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी, ठीक है। अब जैसे मान लो कि एक वायर वाला फोन है, वायर वाले फोन से ज़्यादा समझ में आता है। मान लो मेरे पास एक वायर वाला फोन है और एक सामने वाले बंदे के पास वायर वाला फोन है, तो इस फोन में मैंने बोला हेलो, हेलो एक इन्फॉर्मेशन है। अब इसके अंदर दो डिवाइसेस लगे हुए फोन में, एक तो लगा हुआ है इसके अंदर ट्रांसड्यूसर, एक लगा हुआ है ट्रांसमीटर। ट्रांसड्यूसर ने क्या किया कि पहले उस हेलो को कन्वर्ट किया इलेक्ट्रिकल सिग्नल में, और ट्रांसमीटर ने क्या किया उस इलेक्ट्रिकल सिग्नल को वायर के ऊपर चढ़ा दिया। अब वायर में से होते हुए यानी कम्युनिकेशन चैनल के ऊपर से होते हुए सामने वाले के फ़ोन तक पहुंच गया जी वो। तो वहाँ पे जो सिग्नल पहुंच गया, तो वहाँ पे उस सिग्नल को रिसीव करने के लिए उसके फ़ोन में क्या लगा हुआ है, एक रिसीवर, रिसीव कर लिया। अब रिसीवर ने तो रिसीव कर लिया, बट हमें तो हेलो सुनाई नहीं दिया। हमें हेलो सुनाई देने के लिए क्या करेगा, ये रिसीवर जो है उसके अंदर एक ट्रांसड्यूसर भी लगा हुआ उसी के फ़ोन में। वो ट्रांसड्यूसर जो है उस सिग्नल को लेके इन्फॉर्मेशन में कन्वर्ट कर देगा, यानी हेलो में कन्वर्ट कर देगा, तो हेलो सुनाई देगा। तो इतना लंबा चौड़ा प्रोसेस होता है ये, ठीक है ना, विद इन ए फ्रैक्शन ऑफ सेकंड हो जाता है ये काम, ठीक है ना। तो जैसे ही मैं बोलता हूँ हेलो, सामने वाले को हेलो तभी सुनाई देगा तुरंत, क्योंकि ये प्रोसेस तुरंत विद इन माइक्रो सेकंड्स हो जाता है ये वाला प्रोसेस, राइट।
समझ में आ गया आपको ये वाली चीज़? अब सुनो अगली बात यहाँ पे जो ना ये सारी चीज़ें ना लिख रखी हैं यहाँ पे। ट्रांसमीटर क्या होता है? ट्रांसमीटर इट इज अ डिवाइस विच मेक्स द इलेक्ट्रिकल सिग्नल सो स्ट्रॉन्ग दैट दे कैन ट्रेवल ए लॉन्ग डिस्टेंस थ्रू ए कम्युनिकेशन चैनल। ये एक डिवाइस है जो कि इलेक्ट्रिकल सिग्नल को इतना स्ट्रॉन्ग करता है कि ये जो ना एक लॉन्ग डिस्टेंस ट्रेवल कर सकता है कम्युनिकेशन चैनल के थ्रू, राइट? It is a device या फिर और it is a device which converts electrical signal into such a form that it has sufficient energy to go through the channel to a long distance. Receiver, it is a device which detects the required signals. It is doing the reverse work of the transmitter. अब transducer क्या होता है? Transducer is a device which converts the information into the electrical signals and vice versa. Attenuation क्या होता है? It is the loss of energy during the motion of signals. It is of two types, high attenuation, low attenuation. क्या होता है attenuation? क्या होता है? एनर्जी का लॉस होना। जैसे कि क्या होता है कि मान लो कि मैंने हेलो बोला, अब वो हेलो बहुत लंबी डिस्टेंस तक जाना है, अब बहुत दूर है तो हमें साउंड कई बार क्लियर नहीं है नजर आती, क्योंकि वो जो सिग्नल चल के जाता है तो सिग्नल को क्या होता है कि वो बीच में वीक पड़ जाता है। वो जब सिग्नल बीच में वीक पड़ेगा तो यानी यार उसका मतलब कम हो गया, उसकी स्ट्रेंथ खत्म होगी, उसकी वीकनेस आ गई उसके अंदर, तो हमें ना खराब साउंड सुनाई देगी, ठीक है ना? खराब साउंड सुनाई देगी तो उसको बोलते हैं अटेन्यूएशन, ठीक है ना? अटेन्यूएशन के लिए बीच में एम्पलीफिकेशन किया जाता है, बीच में एम्पलीफायर्स लगाए जाते हैं, बीच बीच में जो है ना मतलब एम्पलीफायर्स लगेंगे। होता ये कि बीच बीच में ना बड़े बड़े वो लगे हुए हैं, मतलब टावर्स लगे हुए होते हैं और टावर के ऊपर एम्पलीफायर लगा हुआ होता है। वो वायर में जाएगा एम्पलीफायर के पास, एम्पलीफायर उस सिग्नल को एम्पलीफाई करेगा, ठीक है ना? फिर आगे अगले वाले पोल तक भेजेगा। आपको यहाँ से अमेरिका में बात करनी है तो न जाने कितने सारे टावर यूज़ हो रहे हैं और हर टावर का जो एम्पलीफायर है वो यूज़ हो रहा है। और एम्पलीफायर क्या कर रहा है, उस सिग्नल को पहले यहाँ से सपोज सिग्नल गया मतलब जो है किसी मतलब जो है इंडिया में ही किसी मतलब मान लो बॉर्डर के पास, फिर उस सिग्नल ने रिसीव किया, फिर वो आगे गया, फिर उससे आगे गया, फिर उससे आगे गया, फिर उससे आगे गया। तो कहने का मतलब हर बार वो एम्पलीफाई करना पड़ रहा है उस सिग्नल को, तो इसलिए खर्चा बहुत ज़्यादा आ जाता है, ठीक है ना? क्योंकि बहुत सारे टावर्स यूज़ हो गए, बहुत सारे एम्पलीफायर यूज़ हो गए उस केस के अंदर, ठीक है ना? तो अब एम्पलीफिकेशन करना पड़ता है। एम्पलीफिकेशन इट इज द प्रोसेस ऑफ इंक्रीजिंग द स्ट्रेंथ ऑफ ट्रांसमिटिंग सिग्नल्स की स्ट्रेंथ को इंक्रीज करने के लिए यूज होता है यूजिंग सम सूटेबल इलेक्ट्रॉनिक सर्किट्स का यूज किया जाता है। एम्पलीफिकेशन कंपनसेट्स द अटेन्यूएशन ऑफ द सिग्नल्स। जो अटेन्यूएशन होती है उसको कंपनसेट करेगा। इट कैन बी डन एनीवेयर बिटवीन द ट्रांसमीटर एंड द रिसीवर। ट्रांसमीटर और रिसीवर के बीच में कहीं पर भी किया जा सकता है व्हेन द सिग्नल स्ट्रेंथ बिकम्स वीकर देन द रिक्वायर्ड सिग्नल्स, ठीक है ना? जब भी स्ट्रेंथ वीक लगे तो वहाँ पे बीच में एम्पलीफायर का यूज़ होता है। जैसे कि आपको मैं एग्जांपल दूं कि मैंने बोला जैसे कि स्पीकर साउंड सिस्टम लगा हुआ है, साउंड सिस्टम में मैंने माइक में बोला हेलो, तो हेलो जो बोला वो इतना ऊंचा कैसे सुनाई देता है वहाँ पे, क्योंकि बीच में एम्पलीफायर लगा हुआ है। वो उसकी उस हेलो का जो सिग्नल है उसको लेके उसको स्ट्रॉन्ग बनाता है बहुत ज़्यादा, और स्ट्रॉन्ग बना के इसको देता है। मतलब साउंड तो वहीं पे बढ़ चुकी थी, एम्पलीफायर ने बढ़ा दी थी साउंड, तो फिर स्पीकर में से तो सिर्फ सुनाई देती है। तो उसको इतना ऊंचा किसने कर दिया? उसको इतना ऊंचा कर दिया एम्पलीफायर ने, जो मैंने बोला। तो एम्पलीफायर का एक प्रकार से एम्पलीफिकेशन करने के लिए होता है, उसकी स्ट्रेंथ को बढ़ाने के लिए होता है सिग्नल की, ठीक है ना? अब सुनो रेंज। इट इज द लॉन्गेस्ट डिस्टेंस अप टू विच द रिसीवर कैन रिसीव द सिग्नल्स इन द गुड स्ट्रेंथ। रेंज डिपेंड्स ऑन द स्ट्रेंथ ऑफ द सिग्नल या फिर क्वालिटी ऑफ द ट्रांसमीटर, क्वालिटी ऑफ ट्रांसमीटर या फिर स्ट्रेंथ ऑफ द ट्रांसमीटर। ट्रांसमीटर अगर स्ट्रॉन्ग होगा तो वो सिग्नल को बहुत पावरफुल बना देगा, और अगर सिग्नल पावरफुल बन गया तो वो सिग्नल दूर तक जा सकता है, ठीक है? दूर तक जा सकता है, और वो जितनी दूर तक जा सकता है उसको बोलते हैं रेंज, ठीक है ना? तो ज़्यादा से ज़्यादा जितनी दूर तक हमारा इलेक्ट्रिकल सिग्नल जा सकता है बिना स्ट्रेंथ के लूज किए, बिना उसके अंदर कोई उसकी वीकनेस के बिना ही नॉर्मल स्ट्रेंथ के साथ जा सकता है, उस डिस्टेंस को बोलते हैं रेंज। और रेंज की वैल्यू किस पर डिपेंड करती है? क्वेश्चन में एग्जाम में आ जाए, रेंज डिपेंड करती है ट्रांसमीटर के ऊपर कि ट्रांसमीटर की क्वालिटी क्या है, ठीक है ना? अब मॉड्यूलेशन क्या होता है? द ओरिजिनल लो फ्रीक्वेंसी मैसेज कांट बी ट्रांसमिटेड अप टू ए लॉन्ग डिस्टेंस, हेंस इट इज सुपरपोज्ड ओवर ए हाई फ्रीक्वेंसी वेव। दिस प्रोसेस ऑफ कंबाइनिंग द टू वेव्स इज कॉल्ड मॉड्यूलेशन। Signals and carrier waves. These high frequency waves are called carrier waves and resulting waves are called modulated waves. इसका मतलब क्या है? सुनो आप, देखो क्या होता है कि सपोज मान लो कि आपने ऑनलाइन ऑर्डर कर दिया कांच का बर्तन, ठीक है ना? अब कांच का बर्तन वो सीधा तो भेज नहीं सकते आपके पास, जो कंपनी है उसने जो है ना, आप अमेजोन से आपने मतलब ऑर्डर कर दिया कांच का बर्तन कोई। अब कांच का बर्तन अगर सीधा भेज दिया तो टूट जाएगा बीच में, क्योंकि वो एक बहुत ही सेंसिटिव डिवाइस है, सेंसिटिव आइटम है वो एक, ठीक है? तो सेंसिटिव आइटम को भेजने के लिए क्या करेंगे वो क्या करेंगे? एक डिब्बा लेंगे, उस डिब्बे में घास फूस डालेंगे या उसके अंदर जो रफ कागज कॉपी जो भी न्यूज़पेपर वगैरह डालेंगे,
और उसके अंदर उसको पैक करके घास फूस या कुछ भी डाल के इस तरीके से कि अगर वो कहीं पे टच कर जाए या गिर जाए तो वो टूटे ना, कुछ उसको या थर्मोकोल वगैरह से उसको चारों तरफ से वो करेंगे, थर्मोकोल लगाएंगे, फिर उसके बाद आपके पास भेजेंगे। वो आपने कांच का गिलास मंगवाया था वो इतना सा डिब्बा बना दिया इतना बड़ा सा, ठीक है ना, तो आप उसको खोलोगे तो थोड़ी देर तक तो घास फूस ही निकलता रहेगा उसमें से, ठीक है ना, या थर्मोकोल निकलती रहेगी, ऐसा लगेगा उसके अंदर है भी कि नहीं भी, फिर बाद में वो कांच का इतना सा बर्तन निकलेगा, ठीक है। देखो इसके अंदर हुआ ये है कि इसमें जो कांच का बर्तन था, जो गिलास था कांच का, उसको तो सोचो आप वो एक मैसेज सिग्नल है, क्या है वो, एक मैसेज सिग्नल। और जो वो डिब्बा था, वो जो घास फूस था, वो जो थर्मोकोल थी, उसको सोचो आप एक करियर वेव है, वो क्या है, करियर वेव। अब आपने क्या किया कि करियर वेव को और मैसेज सिग्नल को मिला दिया, किसको मिला दिया, करियर वेव और मैसेज सिग्नल को। अब अगर वो टच होगा या गिरेगा तो उसका लॉस किसका होगा, करियर वेव का लॉस होगा, ठीक है ना, वो घास फूस दबेगा तो वो डिब्बा खराब होएगा, कांच का बर्तन खराब नहीं होएगा, ठीक है ना, तो करियर वेव का नुकसान होगा। तो जो स्ट्रेंथ का लॉस होगा वो लॉस किसका हो रहा है, मैसेज सिग्नल का या फिर करियर वेव का, करियर वेव का हो रहा है। और हम जो मैसेज सिग्नल है वो सेफ रह रहा है, हमें अल्टीमेटली चाहिए तो मैसेज सिग्नल को ही सेफ रखना है, ठीक है, मैसेज सिग्नल को ही सेफ रखना है सब, ठीक है ना। सपोज क्या करते हैं कि मान लो कि आपको किसी को लेटर लिखना है, तो लेटर लिखा आपने कागज पे, हम लोग उसको क्या करते हैं, एक वो ले लेते हैं हम लोग, एक कवर ले लेते हैं और उस कवर के अंदर डालते हैं उसको, लिफाफे के अंदर, और उसको अच्छे से पेस्ट टेप टूप लगा के फिर भेजते हैं। क्योंकि अगर वो कहीं पे गिर जाए, फट जाए या दब जाए या फिर वो गीला हो जाए, तो ताकि वो ऊपर वाला जो कवर है वो हो, अंदर वाला हमारा जो पेज है जिसपे लेटर वो जो लिखा हुआ है लेटर वो नहीं। तो यहाँ पे हम पहले क्या करते हैं, उसको ऐसे करते हैं, मतलब जो है ना पेज को उसका लिफाफे में डालते हैं, ठीक है ना, उसको बोलते हैं मॉड्यूलेशन। क्या बोलते हैं उसको, मॉड्यूलेशन। मॉड्यूलेशन क्या होता है, मैसेज सिग्नल और करियर वेव को आपस में कंबाइन करना। जैसे कि वो कांच का जो गिलास था उसको उस डिब्बे के अंदर पैक कर देना, दैट इज कॉल्ड मॉड्यूलेशन। मतलब कैरियर वेव और मैसेज सिग्नल को आपस में मिला देने का जो फिनोमेना है, दैट फिनोमेना इज कॉल्ड मॉड्यूलेशन। फिर क्या होगी, फिर वो जिसके पास वो कांच का जो डिब्बा है, वो जो डिब्बा था, वो डिब्बा जिसके पास पहुंचेगा वो क्या करेगा, उस घास फूस को बाहर निकालेगा। वो क्या कर रहा है, डीमॉड्यूलेशन कर रहा है, उसको बोलते हैं डीमॉड्यूलेशन। मतलब करियर वेव को और मैसेज सिग्नल को अलग अलग कर देना, दैट इज कॉल्ड डीमॉड्यूलेशन, हम उसको डीमॉड्यूलेशन कहेंगे, राइट। It is a reverse process of the modulation. It is the phenomena of separating the message signal in from the carrier wave. Modulation के बारे में यही लिख रखा है इसने, the original low frequency message can't be transmitted up to a long distance, hence it is superposed over a high frequency wave. जो लो फ्रीक्वेंसी मैसेज होता है, लो फ्रीक्वेंसी मतलब जिसकी एनर्जी कम होती है, लो फ्रीक्वेंसी मैसेज क्या होता है, जिसकी एनर्जी कम होती है, वो खुद ट्रैवल नहीं कर सकता क्योंकि एनर्जी का लॉस हो जाएगा। वो उसको लॉन्ग डिस्टेंस तक उसको चलाने के लिए एक हाई फ्रीक्वेंसी वेव की जरूरत है। दिस प्रोसेस ऑफ कंबाइनिंग द टू सिग्नल एंड करियर वेव। करियर वेव क्या होती है, यहाँ पे करियर वेव होती है बहुत ही स्ट्रॉन्ग वेव होती है जो कि ट्रैवल कर सकती है, ठीक है ना, और वो क्या करती है, वो मैसेज सिग्नल को सेफली ले जाती है, ठीक है ना। इट इज इसको ना इन दोनों को मिलाने को बोलते हैं मॉड्यूलेशन। दीज हाई फ्रीक्वेंसी वेव्स आर कॉल्ड करियर वेव एंड रिजल्टिंग वेव्स आर कॉल्ड मॉड्यूलेटेड वेव्स। मॉड्यूलेटेड वेव क्या होती है, करियर वेव और मैसेज सिग्नल को मिलाने के बाद एक रिजल्टेंट वेव बनेगी, उस रिजल्टेंट वेव का नाम क्या है, मॉड्यूलेटेड वेव। डीमॉड्यूलेशन क्या होता है, इट इज अ रिवर्स प्रोसेस ऑफ मॉड्यूलेशन, इट इज अ फिनोमेना ऑफ सेपरेटिंग द मैसेज सिग्नल इनटू द फ्रॉम द करियर वेव। नॉइस क्या होता है, नॉइस, दीज आर द अनवांटेड सिग्नल्स, वोल्टेज वेरिएशंस विच मिक्स विद द ट्रांसमिटिंग सिग्नल्स। क्या रहता है कि जैसे सिग्नल जा रहे होते हैं ना तो बीच में डिस्टर्बेंस आ जाती है, कुछ दूसरे सिग्नल्स उसके अंदर मिक्स हो जाते हैं इधर उधर से, और वो मैसेज अगर मान लो कि टावर है, टावर, उस टावर पे कई तरीके की वायर्स हैं, वो टावर पे कई तरीके के एम्पलीफायर्स लगे हुए हैं, कई तरीके के सिग्नल्स आ रहे हैं, उनको आगे वो ट्रांसफर कर रहा है, तो पता चले कि कोई और सिग्नल हमारे सिग्नल्स के साथ मिक्स हो गए, तो होगा क्या कि ऐसा मिक्स करने से डिस्टर्बेंस क्रिएट हो जाती है, ठीक है। हम कहते हैं ना कई बार मतलब कि यार आवाज़ बड़ी ख़राब आ रही है यार, क्योंकि उसके अंदर अनवांटेड सिग्नल्स मिक्स हो गए, ठीक है ना, उसको बोलते हैं नॉइस। अब बैंडविड्थ क्या होता है, ए सिग्नल इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ मैनी फ्रीक्वेंसीज और इट इज स्प्रेड ओवर ए रेंज ऑफ फ्रीक्वेंसीज, दिस रेंज ऑफ फ्रीक्वेंसीज इज कॉल्ड बैंडविड्थ। एवरी सिग्नल एंड एवरी इक्विपमेंट हैज इट्स ओन बैंडविड्थ इन व्हिच इट ऑपरेट्स। बैंडविड्थ का मतलब क्या होता है कि रेंज होती है बेसिकली, रेंज। जैसे मैं आपको बताता हूँ रेंज का मतलब क्या है यहाँ पे, जैसे कि अगर मैं बात करूँ एफएम ब्रॉडकास्ट, देखो स्टैंडर्ड एएम ब्रॉडकास्ट होता है 540 हर्ट्ज से 1600 किलो हर्ट्ज। देखो जो यहाँ पे होता क्या है कि जो वेव्स भेजी जाती हैं, वेव्स के साथ, जैसे कि स्टैंडर्ड एएम ब्रॉडकास्ट क्या होता है, एक होता है एफएम ब्रॉडकास्ट, रेडियो होता था पहले, रेडियो, फिर बाद में आया एफएम। तो जो रेडियो होता था उसमें ये स्टैंडर्ड एएम ब्रॉडकास्ट होता था, मतलब उसमें गाने गुने जो सुनाई देते थे रेडियो के अंदर, उसमें होता ये था कि
जो टावर जो फ्रीक्वेंसी भेजता था वो फ्रीक्वेंसी इतनी भेजता था यहाँ से यहाँ तक 540 से 1600 किलो हर्ट्ज तक, इतनी फ्रीक्वेंसी भेजता था वो। और जो हमारे पास रेडियो भी है वो एक डिवाइस, ऐसा डिवाइस है जो कि इसी फ्रीक्वेंसी को रिसीव कर सकता है, इससे कम फ्रीक्वेंसी को रिसीव नहीं कर सकता, इससे ज़्यादा फ्रीक्वेंसी को रिसीव नहीं कर सकता था। तो उस फ्रीक्वेंसी को वो रिसीव कर लेगा और हमें रेडियो सुनाई देगा, ठीक है। और एफएम ब्रॉडकास्ट होता है 88 से 108 मेगाहर्ट्ज पे। मतलब जैसे कि रेडियो के अंदर एफएम सुनाई नहीं देता, एफएम के अंदर रेडियो सुनाई नहीं देता। क्यों? क्योंकि जो सिग्नल्स, मतलब हमारे यहाँ पे सिग्नल ही सिग्नल है हवा में, हमारे हवा में यहाँ सिग्नल्स ही सिग्नल्स हैं, दुनिया भर के सिग्नल्स हैं। अब किसी का फ़ोन कोई सिग्नल, ऐसा नहीं होता कि किसी के फ़ोन ने कोई सिग्नल रिसीव कर लिया, किसी के फ़ोन ने कोई सिग्नल रिसीव कर लिया, ऐसा नहीं होता, ठीक है ना। इसमें होता ये है कि जैसे कि एफएम, रेडियो के अंदर एफएम सुनाई नहीं देता। क्यों? क्योंकि जो टावर होता है, टावर वो इतनी फ्रीक्वेंसी भेजता है, इतनी फ्रीक्वेंसी की कैरियर वेव्स होती हैं, उसके अंदर मैसेज सिग्नल मिलाता है और भेज देता है। अब हमारे पास जो एफएम वाला जो डिवाइस है, वो एफएम वाला डिवाइस पर्टिकुलरली इसी फ्रीक्वेंसी को वो समझ सकता है, इससे कम को भी नहीं, इससे ज़्यादा को भी नहीं। तो वो इसको रिसीव कर लेता है, फिर वो क्या करता है, उस कैरियर वेव को अलग कर देता है मैसेज सिग्नल से, और मैसेज सिग्नल आपको उन्हें सुना देता है। ऐसा होता है इसके अंदर। टेलीविज़न इस फ्रीक्वेंसी पे सुनता है, ठीक है ना। सेलुलर मोबाइल फ़ोन इतनी फ्रीक्वेंसी पे काम करता है, 986 से 901 मेगाहर्ट्ज। सैटेलाइट इस फ्रीक्वेंसी पे काम करता है। ये याद नहीं करने आपको, ठीक है ना। ये सिर्फ एक इन्फॉर्मेशन के लिए है, ओके। अब सुन लो अगली बात, जस्ट अभी कंटिन्यू करते हैं। एक पानी देना, पानी पानी बंद नहीं करना, पानी दे दो बस। ये इसके अंदर से जो क्वेश्चन आएगा, मैंने जो इतना बताया, इसके ऊपर जो क्वेश्चन आएगा वो इन्फॉर्मेशन बेस्ड आएगा, ठीक है ना। इसके ऊपर अगर क्वेश्चन आया तो वो इन्फॉर्मेशन बेस्ड ही क्वेश्चन होगा। देखो कम्युनिकेशन दो टाइप का होता है, एक होता है पॉइंट टू पॉइंट कम्युनिकेशन और एक होता है ब्रॉडकास्ट कम्युनिकेशन, ठीक है ना। पॉइंट टू पॉइंट कम्युनिकेशन क्या होता है? इन दिस ए सिंगल ट्रांसमीटर इज लिंक्ड डायरेक्टली विद अ सिंगल रिसीवर, फॉर एग्जांपल टेलीफोन। एक बंदा बोल रहा है, एक बंदे को सुनाई दे रहा है, ठीक है ना। तो ये है पॉइंट टू पॉइंट कम्युनिकेशन, दिस इज कॉल्ड पॉइंट टू पॉइंट कम्युनिकेशन। एक बंदा बोल रहा है और सुनाई भी है कि बंदे को दे रहा है, ये है पॉइंट टू पॉइंट कम्युनिकेशन, राइट। ब्रॉडकास्ट कम्युनिकेशन, इन दिस ए लार्ज नंबर ऑफ रिसीवर्स आर लिंक्ड विद ए सिंगल ट्रांसमिट, फॉर एग्जांपल टीवी, रेडियो। अब सुन लो, ये बाय द वे एग्जाम में आ जाए कोई इन्फॉर्मेशन बेस्ड क्वेश्चन। अब सुन लो, एक होता है ग्राउंड वेव प्रोपगेशन, इसको सरफेस वेव प्रोपगेशन भी बोल सकते हैं। ग्राउंड वेव प्रोपगेशन इज ऑल्सो कॉल्ड सरफेस वेव प्रोपगेशन। एक होता है, इसकी प्रॉपर्टीज हम अभी समझेंगे क्या है। फिर स्काई वेव प्रोपगेशन, इसकी प्रॉपर्टीज। फिर स्पेस वेव प्रोपगेशन, इसकी प्रॉपर्टीज। इसके बारे में हम समझते हैं अभी, ठीक है। पहले तो ग्राउंड वेव प्रोपगेशन के बारे में, इसको सरफेस वेव प्रोपगेशन भी बोलते हैं। ए प्रोपगेशन इन विच वेव ट्रेवल्स वेरी नियर टू द सरफेस ऑफ अर्थ इज कॉल्ड ग्राउंड वेव प्रोपगेशन। जिसमें जो वेव जाएगी ना, ये अर्थ के सरफेस के बहुत नज़दीक से जाएगी, अर्थ के सरफेस के बहुत नज़दीक से जाएगी, इसको बोलते हैं ग्राउंड वेव प्रोपगेशन, जो ग्राउंड वेव प्रोपगेशन बोलते हैं। इसका नाम सरफेस वेव प्रोपगेशन भी होता है, ठीक है ना। इसके बारे में कुछ और बातें, बस अभी तो एक बार ये मैंने बात बताई कि ग्राउंड के बहुत नज़दीक से जाती है ये वाली वेव, ठीक है ना। पहली बात तो इनकी फ्रिक्वेंसी इतनी होती है, ये बहुत कम है, 10⁵ हर्ट्ज से 10⁶ हर्ट्ज। ये आपको लर्न करना है, बाय द वे एग्जाम में आ जाए कि ग्राउंड वेव प्रोपगेशन में जो वेवलेंथ यूज, जो फ्रिक्वेंसी यूज होती है वो कितनी होती है। आपको कैसे 10⁵ हर्ट्ज से 10⁶ हर्ट्ज, ठीक है ना। ड्यू टू द लॉस, ड्यू टू लेस फ्रिक्वेंसी देयर रेंज इज लिमिटेड, ये लिख रखा है, ड्यू टू लेस फ्रिक्वेंसी देयर रेंज इज लिमिटेड। रेंज मिनिमम लिमिटेड होती है, ठीक है ना, बहुत ही कम होती है। मतलब इसके अंदर जैसे ऐसे जाती है, ये ग्राउंड है मतलब ऐसे, और ये वेव ऐसे जाएगी, इसके ऊपर ऐसे जाएगी वेव, ठीक है ना।
These waves travel vertical to the ground as shown in the figure. ये फिगर मैंने यहाँ बना दी. ग्राउंड जैसे ऐसे है तो ये ऐसे जाएगी वेव, ग्राउंड के परपेंडिकुलरली जाएगी, ठीक है ना. When the waves travel, the ground is highly influenced by these waves. ग्राउंड भी हाईली इन्फ्लुएंस हो जाता है. यहाँ पे ना ये भी इंडक्शन आ जाता है इसके अंदर, पॉजिटिव नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव इंडक्शन हो जाता है, ग्राउंड भी इंड्यूस इंडक्शन आ जाता है इसके अंदर. और फिर यहाँ पे ना सिंस दीज वेव्स आर वेरी नियर टू द अर्थ देयरफॉर एटेन्यूएशन इज हाई. ये अर्थ के बहुत नज़दीक होती हैं तो बीच में बिल्डिंगें भी आएंगी, बड़े बड़े टावर्स भी आएंगे, ठीक है, बड़ी बड़ी ऊंची ऊंची दीवारें भी आएंगी, पहाड़ भी आएंगे, तो उनसे टकराएगी वो, उनको क्रॉस करना मुश्किल काम हो जाएगा. तो एटेन्यूएशन बहुत ज़्यादा हाई होती है, ठीक है ना. एटेन्यूएशन बहुत ज़्यादा हाई होती है. अब जैसे मैं आपको एग्जांपल के तौर पे बताऊं कि जो सुरंग बनी हुई है, ठीक है ना, जो सुरंगें बनी हुई है पहाड़ों के अंदर, अगर आप सपोज यहाँ से कश्मीर जाते हैं, बाई रोड जाते हैं, तो ऐसे केस में ना बड़ी बड़ी सुरंगें बनी हुई है 9-10 किलोमीटर लंबी, उसके अंदर से कुछ भी कर लो उसके अंदर सिग्नल नहीं आता टॉप फोन के अंदर, क्योंकि यार कहाँ से आएगा सिग्नल, पहाड़ों में से कहाँ से क्रॉस करेंगे वो जो वेव्स हैं, सिग्नल्स कहाँ से आएंगे, मतलब जो है, ठीक है ना. तो कहने का मतलब इसके अंदर मतलब यहाँ पे ना अटेन्यूएशन हाई होती है, वो ज़्यादा अटेन्यूएशन मतलब एनर्जी का लॉस इन वेव ग्राउंड वेव्स के अंदर. इफ वी इंक्रीज द फ्रीक्वेंसी ऑफ द वेव देन अटेन्यूएशन इंक्रीजेस, सो वी कांट इंक्रीज इट्स रेंज आफ्टर लिमिट. हम एक रेंज से ज़्यादा हम लोग इसकी ना स्ट्रेंथ को नहीं बढ़ा सकते. स्ट्रेंथ को डबल कर दिया तो थोड़ा सा और दूर तक चली जाएंगी, बस स्ट्रेंथ को और 2-4 किलोमीटर को कवर कर लेंगी, बहुत ज़्यादा कवरेज नहीं होती. कितना भी स्ट्रॉन्ग कर लो, अगर ग्राउंड के साथ साथ चला रहे हो, ग्राउंड वेव प्रोपगेशन कर रहे हो, तो रेंज हमेशा लिमिटेड होती है, ठीक है ना. If we increase the frequency of wave, then attenuation increases. So मैंने बोल दिया था penetration power of this is less but can bend over a obstacle. इसकी penetration power काफ़ी कम होती है. penetration power is less मतलब उसको छेदने की क्षमता, सामने दीवार आ गई तो दीवार के आर पार होने की क्षमता इसमें नहीं होती, लेकिन बैंड होता है, बैंड हो सकता है. जैसे कि मान लो एक बिल्डिंग आ गई तो बिल्डिंग से टकरा के ऐसे मुड़ जाएगी और फिर उसके ऊपर से चली जाएगी, इसके अंदर बैंड करने की क्षमता होती है, लेकिन आर पार नहीं हो सकती ग्राउंड वेव प्रोपगेशन के अंदर. ये वेव जो है द ग्राउंड वेव कम्युनिकेशन इज नॉट सुटेबल फॉर हाई फ्रिक्वेंसी वेव्स एंड फॉर वेरी लॉन्ग रेंज कम्युनिकेशन. इट इज़ जनरली यूज फॉर लोकल ब्रॉडकास्टिंग. लोकल एक छोटे से शहर के अंदर, एक छोटे से गाँव के अंदर आपको ब्रॉडकास्ट करना है, एक मतलब एंटीना लगा के वेव्स को भेजना है ताकि रिसीवर रिसीव करे, वहाँ पे एक लोकल लेवल पे करना है आपको, ठीक है ना. तो उस केस के अंदर इस प्रोपगेशन का यूज़ किया जा सकता है, ग्राउंड वेव प्रोपगेशन को. ये बहुत दूर तक इसका यूज़ नहीं होता, ठीक है ना. अब सुन लो अगली बात, स्काई वेव प्रोपगेशन. स्काई वेव प्रोपगेशन में क्या होता है कि इट इज़ द मोड ऑफ प्रोपगेशन इन विच ये क्या लिख रखा है, ट्रांसमिटेड वेव emitted from the transmitter antenna and reach the receiver after reflection by the ionosphere. ionosphere से रिफ्लेक्शन होता है, ionosphere से रिफ्लेक्शन होता है इसके अंदर. मतलब यहाँ से पहले ऊपर ionosphere है, यहाँ से वेव ionosphere के पास भी जाएंगे, ionosphere से टकरा के ऐसे पड़ेंगी. इनकी रेंज बहुत ज़्यादा होती है, उसकी तो लगभग 40-50 किलोमीटर होती है बस ग्राउंड वेव की, तो इसकी होती है 2000 किलोमीटर तक लगभग, ठीक है ना. मतलब यहाँ दिल्ली से बॉम्बे तक इतना कवर करना है आपको तो हो जाएगा कवर, ठीक है ना. आइनोस्फीयर से ऐसे टक्कर मरवाई जाएंगे और वापस ऐसे आएंगे, फिर वो होता है स्काई वेव प्रोपगेशन, ठीक है ना. अर्थ से बाहर नहीं निकलते सिग्नल्स, पहले यहाँ से एंटीना से बड़े बड़े टावर लगाए, टावर में तकड़े वाला ट्रांसमीटर लगा हुआ है, उस ट्रांसमीटर ने वेव्स को फेंका ऐसे आइनोस्फीयर के पास और आइनोस्फीयर ने उसको वापस रिफ्लेक्ट मारा, ठीक है ना, 2000 किलोमीटर तक. तो वो प्रोपगेशन पता चलेगी वहाँ पे ट्रांसमीटर लगा हुआ है और यहाँ तक हमें रिसीव हो रहा है, ठीक है. तो स्काई वेव प्रोपगेशन बहुत कॉस्टली होता है. रेंज ऑफ फ्रीक्वेंसी ऑफ द वेव्स इन द प्रोपगेशन इज 1710 किलोहर्ट्ज से 40 मेगाहर्ट्ज तक. इतनी ज़्यादा फ्रीक्वेंसी लेनी पड़ती है क्योंकि उसको ट्रैवलिंग इतनी ज़्यादा करनी है, ऊपर जाना और नीचे आना है, तो उसकी बहुत ही हाई फ्रीक्वेंसी होना जरूरी है, ठीक है ना. अब सुनो, दिस प्रोपगेशन वेव्स रिफ्लेक्ट फ्रॉम द हाइट ऑफ 65 किलोमीटर टू 400 किलोमीटर फ्रॉम द सरफेस ऑफ अर्थ. अर्थ के सरफेस से 65 किलोमीटर से 400 किलोमीटर ऊपर से रिफ्लेक्शन होता है इसका वापस, ठीक है ना. ये बहुत बड़ी हाइट है. इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स, ठीक है ना यार, ये जो बुर्ज खलीफा है जो सबसे ऊंची मतलब जो है चोटी बनाई है वो दुबई के अंदर, ये 1 किलोमीटर की भी नहीं है, लगभग 800 मीटर है. तो कहने का मतलब आप इसे अंदाजा लगा लो यार ये कितनी हाइट है, ठीक है ना. अब सुनो, अब अगली बात है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स लिविंग फ्रीक्वेंसी ग्रेटर देन 40 मेगाहर्ट्ज can't be used in sky wave propagation.
इससे ज़्यादा फ्रीक्वेंसी स्काई वेव प्रोपेगेशन में यूज़ नहीं हो सकती, क्योंकि फिर आयनोस्फीयर को क्रॉस कर जाएंगे। अगर मोग 40 मेगाहर्ट्ज़ से भी ज़्यादा ले लेना तो आयनोस्फीयर को ही क्रॉस कर जाएंगे, वापस आएंगी नहीं, फिर वो प्रॉब्लम हो जाएगी। ठीक है ना। अब सुनो, रेंज इज लेस देन 4000 किलोमीटर, इसमें रेंज 4000 किलोमीटर से कम ही होती है। ठीक है ना। अब सुनो, स्पेस वेव प्रोपेगेशन, इसमें क्या होता है कि इट इज द मोड ऑफ प्रोपेगेशन इन विच वेव्स आर सेंट टू द सैटेलाइट आफ्टर रिफ्लेक्शन फ्रॉम सैटेलाइट रिसीव्ड बाय द रिसीवर्स। सैटेलाइट तक भेज जाती है, इनकी 40 मेगाहर्ट्ज़ से भी ज़्यादा होती है इनकी, तो मतलब जो फ्रीक्वेंसी क्या होगा कि यहाँ से भेजी जाएंगी वेव्स सैटेलाइट तक, 40 मेगाहर्ट्ज़ से भी ज़्यादा होती हैं, और वो भेज दिया आपने मतलब जो है सैटेलाइट तक भेजने के बाद सैटेलाइट ने उनको वापस भेज दिया। ठीक है ना। मतलब यानी कि इसकी तो रेंज बहुत ज़्यादा हो जाएगी फिर ये, क्योंकि सैटेलाइट तक का कम्युनिकेशन हो गया, तो सैटेलाइट तो बहुत ज़्यादा रेंज तक वेव्स को वापस भेज सकता है। ठीक है ना। वेरी हाई फ्रीक्वेंसी एंड डज नॉट बैंड, ये बैंड नहीं होंगी, क्रॉस ही कर जाएंगे, आर पार हो जाएंगी, दीवार भी सामने आ गई तो। ठीक है ना। फ्रीक्वेंसी इज ग्रेटर देन 40 मेगाहर्ट्ज़, फ्रीक्वेंसी बहुत ज़्यादा है, 40 मेगाहर्ट्ज़ से भी ज़्यादा है। दीज वेव्स आर अनलाइक टू ग्राउंड वेव एंड कांट स्प्रेड मच, ये बहुत ज़्यादा बैंड नहीं हो सकती, फैल नहीं सकती बहुत ज़्यादा, ये तो क्रॉस ही करेंगे हर चीज़ के आर पार। ठीक है ना। अब सुनो, दीज वेव्स हैव वेरी लार्ज एनर्जी एंड कैन गो टू ए वेरी लार्ज डिस्टेंस, बहुत ज़्यादा डिस्टेंस जा सकती है, इनकी एनर्जी बहुत ज़्यादा होती है। These waves can penetrate the ionosphere, आयनोस्फीयर को पेनिट्रेट कर जाती है। These waves can't bend around the corner, ठीक है ना। लेस वेवलेंथ, तो फ्रीक्वेंसी ज़्यादा तो वेवलेंथ तो कम ही होगी इनकी। ठीक है ना। रेंज ऑफ एंटीना, ठीक है ना, इसके अंदर √2RH, ये चीज़ याद कर लेना आप, जैसे कि ये अर्थ है, ठीक है ना, अर्थ है तो यहाँ पे इसकी हाइट है सपोज h, तो ये कितनी दूर तक के लोग जो है ना इस एंटीना से सुन सकते हैं, लगभग यहाँ तक के √2RH, ये तो कोई सिग्नल्स ऐसे जाएंगे ऐसे, तो ये डिस्टेंस होती है √2RH, याद करना आप। इतनी रेंज तक के जो लोग हैं ना, ये मतलब जो ना इस एंटीना की वजह से जो है ना उनको वेव्स रिसीव होने में फ़ायदा होगा। जैसे कि सपोज FM सुनाना है, FM के लिए क्या लगाया जाएगा, एंटीना, एंटीना की हाइट बहुत ज़्यादा होगी, √2RH, आर यहाँ पे रेडियस ऑफ अर्थ है, इतना सोल्व कर लो इसको, √2RH से जो आंसर आएगा ना, इतने किलोमीटर तक लोगों को ये FM जो है ना वो इसका उसका जो सिग्नल है वो रिसीव हो जाएगा। ठीक है ना। ये फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन आते हैं, ये वाला जो फॉर्मूला थोड़ा न्यूमेरिकल पार्ट पे आ गया हम, इस फॉर्मूले के ऊपर बेस्ड को एग्जाम में क्वेश्चंस रहते हैं। ठीक है ना। अब सुनो अगली बात, इसमें से आते हैं क्वेश्चंस, न्यूमेरिकल बनते हैं यहाँ से, मॉड्यूलेशन डीमॉड्यूलेशन में से। ठीक है ना। इसमें से क्वेश्चंस बनते हैं, ये जो है ना मतलब ये मैं आपको समझा देता हूँ। सुन लो, मॉड्यूलेशन इज द फेनोमेना ऑफ सुपरपोजिंग the low audio frequency baseband masses or information signals called the modulating signals on high frequency waves called the carrier wave. The resultant wave is called modulated wave, which is transmitted. आपको modulation तो समझ में आ गया था क्या होता है, carrier wave को मैसेज सिग्नल के साथ मिलाना, that is called modulation. Demodulation को separate करना। ठीक है ना। Demodulation क्या लिखा गया, it is a process, reverse process of modulation which is performed in a receiver के अंदर होता है to recover the original modulating signals। ठीक है ना। types of modulation, modulation की types, we know that a carrier wave may be continuous wave or pulse which is discontinuous. Let sinusoidal carrier wave be represented. सर यही आती है, carrier wave की इक्वेशन ऐसी होती है यार, ये carrier wave की इक्वेशन है, एक बार याद कर लो इसको, AC sin ओमेगा CT प्लस फाई, ये इसका फाई इनिशियल फेज एंगल है, ओमेगा C इसकी एंगुलर फ्रीक्वेंसी है, ओमेगा C करियर वेव की, इसलिए C लिख दिया इसके नीचे। AC करियर वेव का एम्पलीट्यूड है। इसके ऊपर बेस्ड एग्जाम में क्वेश्चंस थे, लगभग क्वेश्चन इसी के आए हुए हैं, एक तो एंटीना के आए हुए हैं √2RH, या फिर ये इससे रिलेटेड आए हुए हैं अभी मैं जो पढ़ा रहा हूँ। ठीक है। थ्योरी बेस्ड क्वेश्चन जो मैंने अभी थ्योरी बताई वहाँ से आ सकते हैं। करियर वेव की इक्वेशन याद कर लो पहले, तो करियर वेव की इक्वेशन होती है AC sin ओमेगा CT प्लस फाई, याद होगी आपको। C यहाँ पे एक प्रकार से स्ट्रेंथ है इसकी, करियर वेव की स्ट्रेंथ है, ये करियर वेव की स्ट्रेंथ है। AC इसकी मैक्सिमम स्ट्रेंथ है, इसकी भी स्ट्रेंथ कम ज़्यादा होती है जैसे। ठीक है ना। ये इसकी भी मतलब जो ना ये कम ज़्यादा होती है इसकी स्ट्रेंथ। ठीक है। इसकी मैक्सिमम एम्पलीट्यूड कितना है इसका, ये लिख रखा है CT, क्या लिख रखा है, वेयर CT इज द सिग्नल स्ट्रेंथ इन द फॉर्म ऑफ करंट और वोल्टेज ऑफ करियर वेव एट एनी टाइम t। AC लिख रखा है एम्पलीट्यूड ऑफ करियर वेव, मतलब मैक्सिमम स्ट्रेंथ लिख रखी है इसकी, मैक्सिमम स्ट्रेंथ। ओमेगा C है इसकी फ्रीक्वेंसी,
फाई इनिशियल फेज एंगल है, 2 पाई न्यू सी इज द एंगुलर फ्रीक्वेंसी ऑफ द कैरियर वेव। ओमेगा सी को 2 पाई न्यू सी लिखा जा सकता है, ओमेगा सी को लिखा जा सकता है कभी भी 2 पाई न्यू सी। ओमेगा सी यहाँ पर है एंगुलर फ्रीक्वेंसी, ठीक है ना, और ये है लीनियर फ्रीक्वेंसी होगी, इसको ओमेगा को 2 पाई न्यू कभी भी लिख सकते हैं। न्यू है यहाँ पे फ्रीक्वेंसी ऑफ कैरियर वेव इन हर्ट्ज, फाई है इनिशियल फेज एंगल ऑफ द कैरियर वेव। मेनली पहले तो ये वाली इक्वेशन याद कर लो, ठीक है ना, इसकी अभी जरूरत पड़ने वाली है फ्रिक्वेंटली। मैं यहाँ लिख देता हूँ कैरियर वेव की स्ट्रेंथ एज ए फंक्शन ऑफ टाइम, चाहे टी को मत लिखो, ये होता है ए सी साइन ऑफ ओमेगा सी टी प्लस फाई, फाई इनिशियल फेज एंगल है। इसको इस फॉर्मेट में आपको याद करना है। कैरियर वेव की इक्वेशन आपको आई थिंक याद होगी, दोबारा लिख दे रहा हूँ, C इज इक्वल्स टू ए सी साइन ऑफ ओमेगा सी टी प्लस फाई, ये होती है, ठीक है ना। अब सुनो अगली बात, अगली बात सुन लो। अब ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ मॉड्यूलेशन, इसमें जो काम की चीज होगी मैं बता दूंगा, जो भी काम की चीज होगी। ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ मॉड्यूलेशन एनी वन ऑफ द 3 पैरामीटर्स विच ए सी इज इक्वल टू ओमेगा सी एंड फाई ऑफ द कैरियर वेव, या तो ए सी या फिर ओमेगा सी या फिर फाई, तीनों में से कोई भी, is varied in accordance with the information of the message signal which is the modulating baseband audio frequency signal MC. This would result in the 3 types of modulation: amplitude modulation, frequency modulation and phase modulation। 3 टाइप के मॉड्यूलेशन हो सकते हैं, नाम याद करो तीनों के, हालांकि इतनी ज़्यादा ज़रूरत भी नहीं है। एक होता है एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन, एक होता है फ्रिक्वेंसी मॉड्यूलेशन और एक होता है फेज मॉड्यूलेशन। इसका मतलब क्या है, देखो मैसेज सिग्नल को कैरियर वेव के साथ जोड़ना होता है, उसको मिक्स करना होता है उसके साथ। तो जब मैसेज सिग्नल को कैरियर वेव के साथ सीधा नहीं जोड़ते, या तो उसके एम्पलीट्यूड के साथ जोड़ते हैं, या उसके ओमेगा के साथ जोड़ते हैं, उसके एंगुलर फ्रिक्वेंसी के साथ, या फिर उसके फेज एंगल के साथ जोड़ते हैं, किसी उसके एक पार्ट से जुड़ेगा, ठीक है ना। तो इसके अंदर जैसे कि मान लो किसी छोटे बच्चे को लेके जाना है उठा के, तो कैसे लेके जाओगे, तो हाथों में उठा के लेके जाओगे, ऐसा नहीं कि ले जाओ बस, या कंधे पे बिठा के लेके जाओगे या सिर पे बिठा के लेके जाओगे, ठीक है। तो 3 तरीके हैं छोटे बच्चे को ले जाने के। छोटा बच्चा चल नहीं सकता, ठीक है ना, वो अकेला जाएगा कि ठोकर खा के गिर जाएगा, तो वो एक वीक हो गया, वो मैसेज सिग्नल हो गया, आप खुद कैरियर वेव हो गए। बीच में कंकड़ पत्थर आएंगे तो चोट आपको लगेगी, छोटे बच्चे को नहीं लगेगी, तो आप कैरियर वेव हो गए। मैसेज सिग्नल वो बच्चा हो गया, छोटा बच्चा, बीच में कंकड़ पत्थर हैं, मतलब रास्ता खराब है, तो आपने उसको, आपने 3 ऑप्शन है, या तो हाथों में पकड़ो या कंधे पे रखो या सिर पे रखो। तो किसी एक पायजा नहीं बस ठीक है साथ ले जाओ जी, बस ऐसे थोड़ा है, मतलब जो है तो कोई ना कोई पार्ट तो यूज होगा ना आपका, सिर, कंधा या हाथ। यहाँ पर भी ऐसा ही है, कैरियर वेव के पास 3 चीजें हैं, एक तो उसका एम्पलीट्यूड है, एक उसके पास फ्रिक्वेंसी है, एक उसका फेज है। उस मैसेज सिग्नल को किसी न किसी एक के साथ जोड़ोगे, चाहे आप एम्पलीट्यूड के साथ जोड़ दो, चाहे फ्रीक्वेंसी के साथ जोड़ दो, चाहे फेज के साथ जोड़ दो। जो हमारे कोर्स में है वो है एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन, हमारे कोर्स में है, मतलब हम एम्पलीट्यूड के साथ जोड़ते हैं मैसेज सिग्नल को, ठीक है ना। मैसेज सिग्नल को हम जोड़ते हैं किसके साथ, एम्पलीट्यूड के साथ। फ्रीक्वेंसी के साथ जोड़ना हमारे कोर्स में नहीं है, इसके क्वेश्चंस नहीं आएंगे, और फेज मॉड्यूलेशन भी हमारे कोर्स में नहीं है, ठीक है ना। इन फिगर पार्ट ए शोज द साइनोसॉइडल कैरियर वेव CT, पार्ट बी शोज ए मॉड्यूलेटिंग सिग्नल, ठीक है, MT। Part C shows the amplitude modulated wave in which the amplitude varies. Part D shows the frequency modulated wave. Okay, ये होती है frequency modulated wave. And part E shows the phase modulation wave in which the phase varies in accordance with the message signal. इनको छोड़ ही दो आप, D और E को, ये काम की नहीं है। सुनो आप, सिर्फ ABC को देखो आप। A यहाँ पर है कैरियर वेव, कैरियर वेव ऐसी होती है, ये कैरियर वेव होती है ऐसी, बिल्कुल पास पास होती है ऐसे, ये कैरियर वेव, ये मैसेज सिग्नल, ठीक है जी, ये तो है कैरियर वेव और ये है मैसेज सिग्नल, ठीक है। अब इनको जब इसको इसके एम्पलीट्यूड से जोड़ोगे ना, ठीक है, तो जो उसको इन दोनों को मिलने के बाद बनेगा उसको बोलेंगे हम लोग मॉड्यूलेटेड वेव। क्या बोलेंगे हम उसको, मॉड्यूलेटेड वेव। तो मॉड्यूलेटेड वेव ऐसी बनती है, ऐसी बनती है मॉड्यूलेटेड वेव, ध्यान रखना आप। इन दोनों को जोड़ने पे
इसको इसके एम्पलीट्यूड के साथ जोड़ोगे तो एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेटेड वेव जो बनेगी वो ऐसे कर दो पहले तो, फिर उसके अंदर ऐसे ऐसे बना दो, ठीक है। मतलब आपको करना क्या है कि इसको जो है ना, ये जैसी बनी हुई है ना, देखो ये तो वेव होती है ऐसे और ये है ऐसे ऐसे करियर वेव। तो पता क्या करो आप, पहले तो ऐसे बनाओ, फिर नीचे इसकी कॉपी बना लो आपके कैसे, फिर इसके बीच में ऐसे ऐसे कर दो। ये था मैसेज सिग्नल, ये थी करियर वेव और ये है मॉड्यूलेटेड वेव, ठीक है ना। अब सुनो अगली बात, अब सुनो इसको समझते हैं क्या लिखा हुआ है। Again, the significant characteristics of a pulse are pulse amplitude, pulse duration। ये सब छोड़ दो आप, कुछ काम का नहीं है, यहाँ से लेके यहाँ तक ये छोड़ दो आप, ठीक है। ये पोर्शन किसी काम का नहीं है, ठीक है। एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन को पढ़ते हैं। देखो इन एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन, एम्पलीट्यूड ऑफ द करियर वेव इज वेरीड इन अकॉर्डेंस विद द एम्पलीट्यूड ऑफ ऑडियो सिग्नल फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेटिंग सिग्नल, ठीक है। ये है मैसेज सिग्नल, ठीक है ना। इसको करियर वेव के एम्पलीट्यूड के साथ जोड़ा जाता है। मैसेज सिग्नल को ही ये बोल रहा है, ऑडियो फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेटिंग सिग्नल। मॉड्यूलेटिंग सिग्नल मतलब जिसका मॉड्यूलेशन होना है अभी, ठीक है ना। हाउएवर द फ्रीक्वेंसी ऑफ द एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेटेड वेव, एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेटेड वेव किसको बोल रही है, करियर वेव। और जब मॉड्यूलेटेड सिग्नल आपस में मिल जाते हैं, मॉड्यूलेटिंग जो मैसेज सिग्नल और करियर वेव जब आपस में मिल जाते हैं तो उसको बोलते हैं एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेटेड वेव रिमेन्स द सेम एज दैट ऑफ द करियर वेव। देखो ये तो है मैसेज सिग्नल की इक्वेशन, इस इक्वेशन को याद करो आप, m इक्वल टू am साइन ओमेगा mt, m इक्वल्स टू am साइन ओमेगा mt। m क्या है, मैसेज सिग्नल की स्ट्रेंथ, ये है मैसेज सिग्नल की स्ट्रेंथ, और ये होती है am साइन ओमेगा m इंटू टी के बराबर, ठीक है ना। वेयर am इज द एम्पलीट्यूड ऑफ मॉड्यूलेटिंग सिग्नल। am क्या है यहाँ पे, एम्पलीट्यूड है किसका, एम्पलीट्यूड है मॉड्यूलेटिंग सिग्नल का, ठीक है। ओमेगा एम को लिख सकते हो 2 पाई न्यू एम, ऐसे लिख सकते हो। ए एम जो है ना यहाँ पे एम्पलीट्यूड है जो मैसेज सिग्नल का एम्पलीट्यूड है, और ये ओमेगा एम क्या है, फ्रीक्वेंसी है मैसेज सिग्नल की। लेट द साइनोसोडियल करियर वेव, करियर वेव ऐसे लिख रखी है, तो मैंने पहले से कहा था कि इस फॉर्मेट में याद कर लो आप करियर वेव को, ए सी साइन ओमेगा सी टी। मान लो इनिशियल फेज एंगल 0 है इसका, ठीक है ना। वेयर ए सी इज द एम्पलीट्यूड ऑफ करियर वेव एंड ओमेगा सी को लिख सकते हो 2 पाई न्यू सी, ठीक है। ओमेगा सी को लिखा जा सकता है 2 पाई न्यू सी, कहीं पर भी लिख सकते हो आप ऐसा। एंगुलर फ्रीक्वेंसी ऑफ द करियर, दिस इज रिप्रेजेंटेड इन एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन, द एम्पलीट्यूड ऑफ द मॉड्यूलेटेड सिग्नल्स। अब क्या करो आप, इस वाली चीज को जोड़ दो इसके एम्पलीट्यूड के साथ, एम्पलीट्यूड के साथ जोड़ने के बाद यहाँ पे लिखा हुआ है ये वाला, मतलब मैं यहाँ लिख के दिखा रहा हूँ, ये था मैसेज सिग्नल ए एम साइन ओमेगा एम टी, और करियर वेव थी ए सी साइन ओमेगा सी टी। इनको मिलाओगे तो जो इक्वेशन बनेगी, ठीक है ना, वो इक्वेशन बनेगी ए सी, इसके एम्पलीट्यूड के साथ ये वाली पूरी वेव जोड़ दो, प्लस ए एम साइन ओमेगा एम इंटू टी साइन ओमेगा सी टी, ये वाली रिजल्टेंट वेव की इक्वेशन बनेगी। दिस इज द इक्वेशन फॉर द रिजल्टेंट वेव, मतलब एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेटेड वेव, मतलब इस वाली वेव को एसी के साथ जोड़ दिया आपने, और जोड़ने के बाद ये बन गया जी। एज इट्स फ्रीक्वेंसी इज अनचेंज्ड देयरफॉर वी रिप्रेजेंट द एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेटेड वेव, ऐसे बनेगी यार ये, ठीक है ना। इसने अभी तक इतना ही बताया इसमें। अब उसके बाद सुनो अगली बात, अब सुनो अब अगला इंपॉर्टेंट डिस्कशन। अब जो डिस्कशन चलने वाला ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। ये समझ में आ गया तो क्वेश्चन सोल्व हो जाएंगे। मैंने आपको बताया कि मैसेज सिग्नल की स्ट्रेंथ होती है ए एम साइन ओमेगा एम टी, ये मैसेज सिग्नल की वेव है, ये करियर वेव की वेव है, और ये रिजल्टेंट वेव है, ठीक है। आप इसमें से काम करो, ए सी को बाहर ले लो आप इसमें से, ठीक है ना। ए सी को बाहर ले लिया तो क्या बनेगा, 1 प्लस में
AM अपॉन AC साइन ओमेगा m इंटू टी साइन ओमेगा सी टी। AM अपॉन AC को लिख सकते हैं म्यू, याद रखो आप, AM अपॉन AC को, जिसमें AM छोटा होता है और AC बड़ा होता है, आपको पता है, और इस म्यू को बोलते हैं एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन इंडेक्स, ठीक है ना। इस म्यू को बोलते हैं एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन इंडेक्स बोलते हैं हम इसको, ठीक है ना। इसको बोला जाता है एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन इंडेक्स, एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन इंडेक्स बोला जाता है इसको, किसको, म्यू को। ये होता है AM1। एक ये बात याद कर लो आप, ये कह देगा कि मैसेज सिग्नल का एम्पलीट्यूड इतना है, करियर वेव का एम्पलीट्यूड इतना है, एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन इंडेक्स की वैल्यू बताओ, तो आप बोलोगे कि सर ये होती है AM अपॉन AC के बराबर, ये होती है AM अपॉन AC। और ये पूछ ले कि AM अपॉन AC को क्या बोला जाता है, आप बोलना एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन इंडेक्स बोलते हैं हम इसको, ठीक है। अब सुनो, अब हमने क्या किया, इसको रिप्लेस कर दिया म्यू से, ठीक है, और इस इक्वेशन को थोड़ा सा ओपन कर लिया हमने इसको भी। इसको देखो, अब आप ऐसा करो, इसको लिख सकते हो आप AC 1 प्लस म्यू साइन ओमेगा MT साइन ओमेगा CT, ऐसे लिख लिया। अब एक काम करो, इसको भी अंदर ले लो, इसको भी अंदर ले लो, ये आ जाएगा आपके पास, ठीक है। AC को भी अंदर ले लिया और साइन ओमेगा CT को भी अंदर ले लिया, तो ये तो हो जाएगा AC साइन ओमेगा CT, और ये आएगा म्यू AC साइन ओमेगा CT ओमेगा M साइन ओमेगा MT, ये आएगा निकल के। मतलब CT CM इज इक्वल, इसको बोलेंगे हम लोग, ये करियर C करियर वेव को डिनोट कर रहा है, ये M जो है मॉड्यूलेटिंग, ये जो मैसेज सिग्नल है इसको डिनोट कर रहा है। तो ये एक मिक्स्ड वेव है, करियर वेव की और मैसेज सिग्नल की, दोनों की एक मिक्स्ड स्ट्रेंथ है। ये CM जो है ना, ये मिक्स्ड स्ट्रेंथ है एक प्रकार से। इसकी वैल्यू हो जाएगी AC साइन ओमेगा CT प्लस में म्यू AC साइन ओमेगा MT इंटू साइन ओमेगा CT, ये हो जाएगी। ये कैसे है, इसी से निकल के आया, AC को भी अंदर ले लिया, साइन ओमेगा CT को भी अंदर ले लिया, अंदर लेने के बाद ये वाली इक्वेशन बन जाएगी जी। अब आपका पूरा फोकस होना चाहिए इस वाली इक्वेशन के ऊपर, ठीक है ना। कुछ देर के लिए चाहो तो आप इसको लर्न भी कर सकते हो एक बार, कि जो करियर वेव होती है ना, करियर जो सॉरी जो मॉड्यूलेटेड वेव होती है, मॉड्यूलेटेड वेव की इक्वेशन ऐसी होती है, ठीक है। इसका फॉर्मेट बदल दिया, वैसे मॉड्यूलेटेड वेव की इक्वेशन यही थी, इसी का फॉर्मेट इससे इसमें किया, इसको इससे इसमें कन्वर्ट किया, इसको इससे इसमें कन्वर्ट कर लिया। AC साइन ओमेगा CT प्लस म्यू AC साइन ओमेगा MT इंटू साइन ओमेगा CT, ठीक है ना। इन प्रैक्टिस द वैल्यू ऑफ म्यू इज केप्ट लेस देन इक्वल टू 1, म्यू की वैल्यू 1 से छोटी रखी जाती है, म्यू होता ही 1 से कम है, जब AM छोटा होता है AC बड़ा होगी यार, ठीक है ना। टू अवॉइड द डिस्टॉर्शन of 1 we represent mu in percent. The amplitude modulated wave is shown in the figure. ये रिजल्टेंट वेव ऐसी बनेगी, एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेटेड वेव ऐसी बनती है, ऐसे दिखेगी एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेटेड वेव। ये तो डायग्राम में घर है, आपको इसे कैलेंडर देना अभी, बस इसके अंदर एक हल्की सी चीज़ हम देखेंगे, ठीक है, आपको बताऊंगा मैं क्या चीज़ देखेंगे। अब इसका भी फॉर्मेट ये बदलेगा, अभी इसको भी एक अलग फॉर्मेट में लेके आएगा ये। इसके लिए इसको देखो एक अलग फॉर्मेट में, इसको तो किसी काम का नहीं है, मैं इसको तो रब कर देता हूँ अभी, ठीक है। एक ना मैथ्स के अंदर इक्वेशन होती है ये वाली, मैथ्स में पढ़ाई जाती है ट्रिग्नोमेट्री में, कि साइन ए साइन बी को ऐसा लिखा जा सकता है 1/2 कोस ए माइनस बी माइनस में कोस ऑफ ए प्लस बी। एक तो ये याद कर लो, अभी मैथमेटिक्स वाले स्टूडेंट्स काम भी आ सकती है और यहाँ पे तो यूज़ होगी ही होगी। तो जो मेडिकल वाले स्टूडेंट्स हैं उनको तो अभी एक बार थोड़ी देर के लिए लर्न करना है बस, ठीक है ना, कि साइन ए साइन बी को लिखा जा सकता है 1/2 कोस ऑफ ए माइनस बी माइनस में कोस ऑफ ए प्लस बी। मैं दोबारा लिख दे रहा हूँ इसको, साइन ए साइन बी को लिखा जा सकता है 1/2 कोस ऑफ ए माइनस बी पहले आएगा, फिर माइनस में आएगा कोस ऑफ ए प्लस बी, ऐसा आता है। आगे लिखोगे हाफ, फिर लिखोगे कोस ऑफ ए माइनस बी, फिर माइनस में कोस ऑफ ए प्लस बी, ऐसा कभी भी लिखा जा सकता है। तो यहाँ पे ये साइन ए और साइन ए इंटू साइन बी का यूज़ होगा यहाँ पे इस वाले पोर्शन पे। देखो आप
इस वाले पोर्शन पे ये लगाया जा सकता है, इसमें ए तो मान लिया इसने इसको ओमेगा सी को, और बी मान लिया ओमेगा एम टी को इसने मान लिया बी, और ओमेगा सी टी को क्या मान लिया इसने ए, ठीक है ना। ये साइन ओमेगा एम टी इंटू साइन ओमेगा सी टी है, ठीक है ना। यहाँ पे क्या है ये देखो ध्यान से आपको दिखेगा, ये है साइन ओमेगा एम टी इंटू साइन ओमेगा सी टी, ठीक है जी। और ये साइन ओमेगा एम टी इंटू में साइन ओमेगा सी टी है, इसको भी चेंज करेगा। देखो इस वाले पोर्शन को इसने एज इट इज लिख दिया ए सी साइन ओमेगा सी टी को, अब ये म्यू ए सी को भी एज इट इज लिख दिया। अब इसका इसके ऊपर ये फॉर्मूला अप्लाई कर रहा है 1/2, ये देखो 2 लिख दिया, ये 1/2 वाला 2 है, फिर कोस ऑफ दिस माइनस दिस लिख दिया, ओमेगा सी टी माइनस ओमेगा एम टी, और टी को बाहर भी ले लिया इसने, फिर ये वाला माइनस साइन लगा दिया, ये वाला माइनस साइन, फिर इनको ऐड कर दिया ओमेगा सी टी प्लस ओमेगा एम टी, यहाँ पे ओमेगा सी टी प्लस ओमेगा एम टी, और टी को बाहर भी ले लिया इसने। फिर मतलब इसने इस वाली इक्वेशन को एक नए फॉर्मेट में चेंज कर दिया, इस वाले फॉर्मेट में। दिस इज द न्यू फॉर्मेट हियर। मतलब ये क्या कर रहा है कि ये जो मैसेज सिग्नल है इससे एक रिजल्ट निकालना चाह रहे हैं हम लोग, ठीक है ना। और वो जो रिजल्ट है उसके ऊपर बेस्ड एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं। मतलब ये क्या कर रहा है कि करियर वेव को और मैसेज सिग्नल को आपस में मिक्स कर दिया, एक रिजल्टेंट वेव तो लिख दी, और उसको इसको ना उसको जो है ना अलग अलग फॉर्म में कन्वर्ट कर रहा है ये, और लास्ट में एक फॉर्म आएगी, उस फॉर्म से एक रिजल्ट आएगा, वो रिजल्ट बेस्ड क्वेश्चन आते हैं, ठीक है ना। अब सुनो, उसके बाद उसने इसी को बोल दिया फाइनल करियर वेव की इक्वेशन, उसने इसी को बोल रही है। इसने कहा कि फाइनल करियर जो मॉड्यूलेटेड सिग्नल मॉड्यूलेटेड वेव है, मॉड्यूलेटेड वेव की इक्वेशन ये है, करियर वेव की तो पहले थी, ये है मॉड्यूलेटेड वेव की इक्वेशन, ए सी साइन ओमेगा सी टी म्यू ए सी बाई 2 इंटू कोस ऑफ ओमेगा सी माइनस ओमेगा एम इंटू टी माइनस में कोस ऑफ ओमेगा सी प्लस ओमेगा एम इंटू टी, ठीक है। इसके अंदर इसके 3 पार्ट्स हैं। देखो फिगर 5 shows that amplitude modulated signal consists of the carrier wave of frequency omega c plus 2 sinusoidal waves, one of the frequency omega c minus omega m, another of the frequency omega c plus omega m. These 2 additional waves are called sidebands, their frequencies are called sideband frequencies. देखो इसने क्या कहा है कि जो ये modulated wave है इसके 3 पार्ट्स हैं। एक पार्ट तो ये वाला हो गया जो अंदर अंदर घूम रहा है, ये वाला, एक हो गया ये ऊपर वाला, एक हो गया नीचे वाला, ठीक है ना। यानी ये इसको जो मैसेज सिग्नल होता है, मैसेज सिग्नल को 3 पार्ट्स में आप सोच सकते हो। एक तो ये अंदर अंदर वाला पार्ट, एक ये ऊपर वाली वेव ऊपर वाला पार्ट, और एक ये नीचे वाला पार्ट। तो इस इक्वेशन में भी 3 पार्ट दिखाई दे रहे हैं। एक तो ये वाला पार्ट, एक ये म्यू ए सी बाई 2 इंटू कोस ऑफ ओमेगा सी माइनस ओमेगा एम इंटू टी, ये वाला पार्ट, और एक ये ओमेगा सी बाई म्यू ए सी बाई 2, ये इसके साथ भी जोड़ सकते हो, म्यू ए सी बाई 2 कोस ऑफ ओमेगा सी प्लस ओमेगा एम इंटू टी, ये वाला पार्ट, इसके साथ ओमेगा म्यू ए सी बाई 2 भी जुड़ेगा क्योंकि दोनों में से कॉमन लिया हुआ है। तो 3 पार्ट्स हैं इसके, ठीक है ना। इनमें इस वाले बैंड को बोलते हैं अपर साइड बैंड, हाँ जी, इस पोर्शन को बोलते हैं अपर साइड बैंड, और इसको बोलते हैं लोअर साइड बैंड, यानी कि इसको बॉटम एनवेलप भी बोलते हैं, और इसको बोलते हैं टॉप एनवेलप, ठीक है ना, टॉप एनवेलप भी बोलते हैं हम इसको। यहां पे इसको बोलते हैं अपर साइड बैंड USB, इसको बोलते हैं LSB लोअर साइड बैंड, ठीक है ना। ये जो साइड बैंड की फ्रीक्वेंसी होती है, एक की तो होती है ओमेगा सी माइनस ओमेगा एम, एक की होती है ओमेगा सी प्लस ओमेगा एम। ऊपर वाले की तो होती है इसमें ओमेगा सी प्लस ओमेगा एम, नीचे वाले की होती है ओमेगा सी माइनस ओमेगा एम। और यहाँ पे लोअर साइड बैंड की जो ओमेगा होता है वो होता है ओमेगा सी माइनस ओमेगा एम, देखो ये लिख रखा है ओमेगा सी माइनस ओमेगा एम। और अपर साइड बैंड का ओमेगा होता है ओमेगा सी प्लस ओमेगा एम, ठीक है ना। ये आता है एग्जाम में, कह देगा कि जो मॉड्यूलेटेड वेव है उसके अंदर जो अपर साइड बैंड की फ्रीक्वेंसी क्या होती है, आपको बोलना है ओमेगा सी प्लस ओमेगा एम। और ये कह देगा कि लोअर साइड बैंड की फ्रीक्वेंसी क्या होती है, आप बोलना ओमेगा सी माइनस ओमेगा एम, ठीक है ना। ये बात याद करनी है आपको इसमें, ठीक है ना। अब सुनो अगली बात, अब इनकी बैंड विड्थ, इनका डिफरेंस कितना होता है, इनका ओमेगा USB माइनस ओमेगा LSB। अपर साइड बैंड की फ्रीक्वेंसी में से लोअर साइड बैंड की फ्रीक्वेंसी घटाएं तो 2 ओमेगा एम बच जाता है। मतलब देखो ऊपर अपर वाले बैंड की थी ओमेगा सी प्लस ओमेगा एम, और लोअर साइड बैंड की थी ओमेगा सी माइनस ओमेगा एम। सोल्व कर लो, ओमेगा सी प्लस
ओमेगा एम माइनस में ओमेगा सी प्लस में ओमेगा एम, ये और ये कैंसिल हो गया, ये आ जाएगा 2 ओमेगा एम। तो ये क्या है, ये इनका डिफरेंस है, इसको बोलते हैं बैंड विड्थ। ये मॉड्यूलेटिंग सिग्नल का ट्वाइस, ये फ्रीक्वेंसी ऑफ मॉड्यूलेटिंग सिग्नल का ट्वाइस होता है। ये जो मॉड्यूलेटिंग सिग्नल किसको बोल रहा है, मैसेज सिग्नल को। याद रखना कि मैसेज सिग्नल को ही मॉड्यूलेटिंग सिग्नल भी बोलते हैं, ओमेगा एम, मैसेज सिग्नल के ओमेगा को उसका डबल कर दो, वो बैंड विड्थ हो जाएगी, ठीक है ना। तो एक बैंड विड्थ होती है, बैंड विड्थ होती है 2 ओमेगा एम के बराबर, ठीक है जी। अब सुन लो अगली बात, ये ग्राफ ग्रुप कुछ नहीं है, इसको छोड़ दो। The frequency spectrum of the amplitude modulated wave is shown in the figure. The two side bands frequencies have equal amplitude mu AC by 2, which never exceeds half the carrier amplitude. देखो सुनो, जो ऊपर वाला साइड बैंड है ना, जैसे कि ऐसे बनी थी, और बीच में ऐसे था, ये क्या है बताओ, ये है मॉड्यूलेटेड वेव। इसके 3 पार्ट्स थे, एक तो ये वाला अंदर वाला, एक ये अपर साइड बैंड और एक ये लोअर साइड बैंड। इसका जो एम्पलीट्यूड होता है अपर वाले का, वो होता है म्यू ए सी बाई 2, और नीचे वाले का भी इतना ही होता है। एम्पलीट्यूड इसका भी होता है, इस वाली साइड बैंड का, ये वाला, ये भी म्यू ए सी बाई 2 होता है, बराबर होते हैं। इसका एम्पलीट्यूड ये कहते हैं, इसका ऊपर वाले का अपर साइड बैंड का एम्पलीट्यूड कितना होता है, आपको बोलना है म्यू ए सी बाई 2, और लोअर का म्यू ए सी बाई 2 सेम होता है, ठीक है ना। और जैसे कि म्यू की वैल्यू मैंने आपको इसको बोलते हैं एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन इंडेक्स बोलते हैं म्यू को, ये मैंने बताया था, ये लेस देन 1 होता है। तो अगर ये लेस देन 1 हुआ तो उस हिसाब से जो इसका एम्पलीट्यूड होगा वो कैरियर वेव के हाफ से भी कम होता है, ये कैरियर वेव के हाफ से भी कम होता है, यानी इसके हाफ के बराबर भी नहीं पहुंच पाएगा कभी भी, ठीक है ना। ये इंफॉर्मेशन थी, इसके ऊपर बेस्ड ही क्वेश्चंस एग्जाम के अंदर रहते हैं।